हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। तो ये है ऑप्टिक्स यूनिट का सबसे लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 10। और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है होलोग्राफी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑप्टिक्स। ठीक है ना। तो ऑप्टिक्स के जितने भी टॉपिक के ऊपर आपके प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं, टोटल 10 क्वेश्चन हैं। वो 10 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है 10 मिनट का, जिसका नाम है होलोग्राफी। उसकी थियरी को यहाँ पर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा लेक्चर होगा ये। मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर ये आपके 10 क्वेश्चन और इसकी थियरी दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है 10 मिनट का आपका होलोग्राफी। देखिए, होलोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों में थोड़ा सा कंपेयर कर लेंगे। फोटोग्राफी में क्या होता है कि लेंस का एक सिस्टम यूज किया जाता है, यानी कैमरा जो होता है उसके अंदर लेंस या लेंस सिस्टम यूज होता है। और वो क्या करता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट की आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने वाली जो लाइट है वो आगे जाती है और इस कैमरे के अंदर जो लेंस का सिस्टम है वो इसको पूरा फोकस कर देती है एक प्लेट पर, जिसको हम बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट, है ना। तो इस फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिलने लगता है, यहां पर इसका इमेज मिलता है। ये प्रोसेस है आपका फोटोग्राफी का। और यहां जो हमें इमेज मिलता है फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, इस प्रोसेस के अंदर वो इमेज आपका होता है 2 डायमेंशनल। ठीक है ना। तो फोटोग्राफी में क्या होता है कि लेंस का एक सिस्टम यूज किया जाता है जो ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट को फोकस करती है एक स्क्रीन के ऊपर, जिसको हम फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं। और वहां पर हमें ऑब्जेक्ट का 2 डायमेंशनल इमेज दिखाई देता है। 2 डायमेंशनल इमेज दिखाई देता है, दैट मीन्स उसमें हमें इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है, सिर्फ हम उसको 2 डायमेंशन में फील कर पा रहे हैं, हम उसके डेप्थ को फील नहीं कर पा रहे। जैसे हम लोग क्या है, अभी हम लोग 3 डायमेंशन में है ना। एक डायमेंशन ये हुआ, एक डायमेंशन हुआ और एक पीछे की तरफ, जिससे हमें ये पता चल पा रहा है कि बॉडी पीछे की तरफ कितना है ना। यानी 3 के 3 वेरिएबल से हम लोग पूरा अपना स्ट्रक्चर प्रॉपरली फील कर सकते हैं। लेकिन यहां पर फोटोग्राफी में जो इमेज बनता है वो 2 डायमेंशनल, मतलब नॉर्मल सा फोटो है प्लेन के ऊपर, 2 डायमेंशनल इमेज बनता है। ठीक है। अब ये जो 2 डायमेंशनल इमेज बनता है, ये ऑब्जेक्ट के बारे में सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटेंसिटी की इंफॉर्मेशन को रखता है। मतलब ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज यहाँ पर बना है, उसमें सिर्फ आपको इंटेंसिटी फील हो रही है, उसका फेज फील नहीं हो रहा है, उसका डेप्थ फील नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो सिर्फ आपको देखने पे ऐसा दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर डार्क है, यहाँ पर ब्राइट है, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, तो इंटेंसिटी सिर्फ आपको फील हो रही है, उसका डेप्थ आपको फील नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो ये होता है आपका फोटोग्राफी। और इसी फोटोग्राफी का एक एडवांस, एक कह लीजिए वर्जन, जो कि ये नाम याद रख लीजिए, डेनिस गैबर नाम है। इन्होंने 1947 में एक बहुत ही हाईटेक फोटोग्राफी डेवलप करी, जिसका नाम होलोग्राफी है। इसको फोटोग्राफी नहीं बोलेंगे, ये होलोग्राफी है। ठीक है ना। इसमें भी क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट का हमें इमेज बनाना होगा, बट इससे काफी ज्यादा ये एडवांस होगा। पहली बात तो इसमें जो आपका फोटोग्राफी होता है उसमें लेंस यूज किया जाता है, बट ये होलोग्राफी जो है वो एक लेंसलेस फोटोग्राफी आप इसको बोल सकते हैं। इस प्रोसेस के अंदर जब हमें किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना होता है तो हम लेंस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो होलोग्राफी एक लेंसलेस फोटोग्राफी है। फोटोग्राफी में लेंस यूज होता है, होलोग्राफी में लेंस यूज नहीं होता है। होलोग्राफी में जो इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का, वो 3 डायमेंशनल इमेज बनता है, यानी आप उसकी ब्राइटनेस के साथ साथ उसके फेज को भी फील कर रहे हैं, उसके डेप्थ को भी फील कर रहे हैं। तो यहां पर फोटोग्राफी में जो इमेज बनता है वो 2 डायमेंशनल होता है, और जो आपका इमेज बनता है वो सिर्फ इंटेंसिटी की इंफॉर्मेशन को रखता है। यहां पर होलोग्राफी में, जो कि एक लेंसलेस फोटोग्राफी है, इसमें 3 डायमेंशनल इमेज बनता है। इसमें इंटेंसिटी और फेज दोनों का इंफॉर्मेशन आपको उस इमेज के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। ये जो होलोग्राफी का प्रोसेस है, उसमें जो जहां पर हम इमेज जिसमें देखते हैं उसको हम होलोग्राम बोलते हैं। तो आप लोग होलोग्राम जानते होंगे, जैसे बुक्स वगैरह हम लोग लेते हैं तो बुक्स में यहाँ पर चिपकाया रहता है, यहाँ पर चिपकाया रहता है होलोग्राम। उसको देखकर हम अंदाजा लगाते हैं कि हाँ ये असली है या नकली है। ठीक है। तो ये चीज होता है आपका होलोग्राम। तो होलोग्राम जो है ये आपका इंटेंसिटी और फेज दोनों की इंफॉर्मेशन को रखता है, 3 डायमेंशनल इमेज बनाता है, इसमें लेंस का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है। और जो होलोग्राफी वर्ड है उसका 2 पार्ट से बना हुआ, होलोस प्लस ग्राफीन या ग्राफी। होलोस का मतलब होता है होल और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के कंप्लीट इमेज की राइटिंग को या कंप्लीट इमेज के बनाने के चीज को जो हम लोग बोलते हैं होलोग्राफी। किसी भी ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज बनाना, मतलब वो कैसा दिखता है वो भी, और उसके साथ में उसकी डेप्थ भी हमें फील हो, मतलब जैसा रियल में होता है बिल्कुल वैसा जो फील होगा, 3 डायमेंशन जो इमेज होगा
उसको हम लोग बोलते हैं क्या, होलोग्राफी, यानी कंप्लीट फोटोग्राफी। ठीक है, तो इस पूरे स्लाइड से 3-4 बातें जो आपको याद रखनी है। फोटोग्राफी और होलोग्राफी का कंपैरिजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने यहां पर पूरा कर लिया है बहुत ही शॉर्ट में, कि फोटोग्राफी में लेंस यूज होता है, होलोग्राफी में लेंस यूज नहीं होता है। फोटोग्राफी में हमें एक 2 डायमेंशनल इमेज मिलता है, होलोग्राफी में हमें 3 डायमेंशनल इमेज मिलता है। फोटोग्राफी में जो इमेज बनता है उसमें सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट के इंटेंसिटी की इंफॉर्मेशन मिलती है, होलोग्राफी में जो इमेज बनता है उसमें इंटेंसिटी और फेज दोनों की इंफॉर्मेशन होती है। होलोग्राफी टर्म का मतलब क्या होता है, तो होलोस प्लस ग्राफी से मिलकर बना है। इसको बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज राइट करना या बनाना। किसने इसको डेवलप किया था, तो 1947 में डेनिस गैबर ने इसको डेवलप किया था। तो आपका जो होलोग्राफी है वो 1947 में डेवलप तो हो गया, बट 1960 में, कल आपने पढ़ा था 1960 में जब टीएच मैमन ने लेजर का डेवलपमेंट किया, लेजर को इन्वेंट किया, उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया, इसमें काफी ज्यादा एडवांसमेंट हो गया और ये काफी ज्यादा यूजफुल हो गया। ठीक है ना, तो डेवलप तो काफी पहले हुआ था, बट ये ज्यादा अपने चीजों को एक्सपेंड कर पाया, ज्यादा चीजों में ये कंट्रीब्यूट कर पाया लेजर की खोज होने के बाद। ठीक है, आपको सिर्फ क्या पढ़ना है कि होलोग्राफी का जो मेन प्रिंसिपल, जो मेन थीम होता है वो क्या होता है। तो होलोग्राफी का ये बेसिक आपने देख लिया और इस पूरे स्लाइड में इसका थीम है, और उसके बाद लास्ट में कुछ एप्लीकेशन आप याद कर लेंगे, कुछ एप्लीकेशंस के नाम आप एक बार पढ़ लेंगे, बाकी वहां से कुछ ऐसा आना नहीं है। जो भी आना है वो पहले स्लाइड उसमें से, और यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये जो प्रिंसिपल है आपका होलोग्राफी का, यहां से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे होलोग्राफी का जो प्रिंसिपल है वो 2 स्टेप में होता है। पहला क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राम, सॉरी रिकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राम। मतलब आपको किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, 3 डायमेंशनल इमेज बनाना है, तो डायरेक्ट वो इमेज नहीं बनेगा, वो 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप ये होगा कि उस ऑब्जेक्ट का आपको होलोग्राम बनाना होगा। अब होलोग्राम क्या होता है अभी हम समझते हैं। सबसे पहले तो आपको दिए गए ऑब्जेक्ट का होलोग्राम बनाना होगा, उसके बाद उस होलोग्राम से आप इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राम एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज, ये होलोग्राम के 2 स्टेप का प्रिंसिपल होता है। कैसे हम होलोग्राम को रिकॉर्ड करते हैं ये हम यहां पर समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का, ये मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपको इस ऑब्जेक्ट का होलोग्राम बनाना है, होलोग्राम रिकॉर्ड करना है, बाद में उसी होलोग्राम से हम 3 डायमेंशनल इमेज को देखेंगे। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का होलोग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से लेजर लाइट, इंटेंस और मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं। यहां ये मिरर है, तो यहां से देखिए ये लाइट ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई और इस मिरर से टकरा करके यहां पर आ रही है। यहां पर ये क्या है, ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है। इसमें क्या होगा, यहीं पर हम लोग होलोग्राम को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, होलोग्राम क्या है अभी ये समझ में आएगा। तो ये पूरी की पूरी जो लाइट है वो इस मिरर से टकरा करके आपके इस होलोग्राम पर आई, और ये जो लाइट यहां से ऐसे आ रही है, इस लाइट को हम लोग बोलेंगे, जो यहां से टकरा के डायरेक्ट आ रही है, इसको बोलेंगे रेफरेंस बीम, इसको बोलेंगे रेफरेंस बीम। और यहां से जो लाइट, ये वाली लाइट जा रही है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के वापस ये भी आएगी कहां पर, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड बीम। तो ऑब्जेक्ट से चलने वाली बीम, मिरर से चलने वाली ये बीम, दोनों की दोनों बीम यहां पर फोटोग्राफिक प्लेट पर आती हैं और आपस में इंटरफेरेंस की फिनोमेना करती है, इंटरफियर करती है। ठीक है ना, तो ये आपकी रेफरेंस बीम और ये आपकी ऑब्जेक्ट बीम, दोनों ये मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के, ये ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के आती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट पर ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, वही इंटरफेरेंस पैटर्न यहां पर रिकॉर्ड हो जाता है। यानी होलोग्राफी में हम ऑब्जेक्ट की इमेज को नहीं रिकॉर्ड करते हैं जैसे फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में लेंस ने ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को फोकस किया और उसका इमेज बनाया था फोटोग्राफिक प्लेट पर, वही रिकॉर्ड हुआ था वहां पर। होलोग्राफी में हम ऑब्जेक्ट के इमेज को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बल्कि ऑब्जेक्ट का ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, इस पैटर्न को हम लोग यहां पर रिकॉर्ड करते हैं और इसी पैटर्न को हम लोग बोलते हैं क्या, होलोग्राम। और इसी होलोग्राम के अंदर इस ऑब्जेक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन है। अगर लाइट सिर्फ इस ऑब्जेक्ट से यहां पर गई होती और उसका इमेज बना होता जैसा फोटोग्राफी में होता है, तो हमें सिर्फ इसकी इंटेंसिटी हम फील कर पाते, हम इसको 2 डायमेंशन में फील कर पाते, हम इसका फेज फील ना कर पाते। फेज को ही फील करने के लिए हमने यहां पर रेफरेंस बीम भी लिया हुआ है और इन दोनों का इंटरफेरेंस हुआ है,
तब जाकर के हमें यहाँ पर मिल रहा है इन दोनों का जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, इंटरफेरेंस ये रिकॉर्ड हो रहा है। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, होलोग्राम, जिसके अंदर इस पूरे ऑब्जेक्ट की, इस पूरे इमेज की इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना, ये पूरा इमेज नहीं है, यहाँ पर बस उस इमेज की इंफॉर्मेशन है, देखने में थोड़ा अलग है, इमेज के जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, इसके जैसा। ठीक है, अच्छा, इस जो ये जो आपका होलोग्राम है वो आप कह सकते हैं एक तरह का ऑप्टिकल कोड होता है, आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये जो होलोग्राम यहाँ पर आपने रिकॉर्ड किया है, जो इंटरफेरेंस आपने पैटर्न रिकॉर्ड किया है, वो इस ऑब्जेक्ट का एक तरह से ऑप्टिकल कोड है। और अब आपको जरूरत है, अगर आप इस ऑब्जेक्ट का यहां पर इमेज देखना चाहते हैं, तो जो होलोग्राम आपने, जो पैटर्न आपने रिकॉर्ड किया है, जो ऑप्टिकल कोड आपने रिकॉर्ड किया है, उस कोड को डी कोड करने की जरूरत है। अगर आप इस कोड को डी कोड कर लेंगे तो आपको ये ऑब्जेक्ट यहां पर 3 डायमेंशन में दिखाई देने लगेगा, मतलब आपको उसकी इंटेंसिटी भी फील होगी और उसका फेज भी फील होगा। ठीक है ना, सिर्फ इंटेंसिटी से 2 डायमेंशन हो जाता है, आपको डेप्थ फील नहीं होता है। तो ये पहला प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राम, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का होलोग्राम आपको पहले रिकॉर्ड करना होता है। उसके लिए आपको एक लाइट मिरर से, रेफरेंस बीम, और एक लाइट आपको ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट बीम, दोनों को इंटरफियर कराना होता है आपके एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, और वहां पर ये जो इनका पैटर्न है ये रिकॉर्ड होता है, उसको हम होलोग्राम बोलते हैं। होलोग्राम के अंदर इस ऑब्जेक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन है। अब इसको देखने के लिए क्या करेंगे, यहां पर ये आप स्टेप भी याद रखिएगा, इंटरफेरेंस यहां पर हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट के इमेज को देखने के लिए आप क्या करेंगे, आपने ये जो होलोग्राम लिया था जिसके ऊपर आपने इस पूरे पैटर्न को रिकॉर्ड किया था, अब उस होलोग्राम से उस ऑब्जेक्ट का इमेज देखने के लिए आप इसके ऊपर ऐसे फिर से लेजर बीम को ऐसे, आप लेजर लाइट को आप ऐसे इंसिडेंट करेंगे ये वाले होलोग्राम के ऊपर, ये वाला जो होलोग्राम है इसके ऊपर। और जैसे आप इसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो यहां पर डिफ्रैक्शन की फेनोमेना होगी, क्योंकि ये एक ग्रेटिंग की तरह काम करेगा। ये जो आपका फोटोग्राफिक प्लेट है ये ग्रेटिंग की तरह या मल्टीपल स्लिट की तरह काम करेगा, और यहां पर डिफ्रैक्शन की फेनोमेना होगी। तो जो लाइट यहां पर आपने ऐसे इंसिडेंट करी है ये डिफ्रैक्ट होकर इधर भी जाएगी, डिफ्रैक्ट होकर के इधर भी जाएगी। ठीक है, और इधर जब ये लाइट ऐसे जाएगी तो आपको क्या होगा, मतलब जो ये लाइट गई है वो सच में ऐसे जब डिफ्रैक्ट होकर इधर जाएगी, और आपको इसका क्या होगा, जहां पर ये ऐसे कन्वर्ज होगी वहां पर इस ऑब्जेक्ट का, ये वाले ऑब्जेक्ट का जो होलोग्राम आपने बनाया था, अब इसके अंदर से आपको उसका इमेज यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, ये लाइट रे आप होलोग्राम के ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो डिफ्रैक्शन के बाद एक साइड आपको यहां पर सचमुच में जहां लाइट रे जाके आपस में मिलेंगी, तो यहां पर आपको वो इमेज दिखाई देगा जिसका आपने ये होलोग्राम रिकॉर्ड किया था। ये वाला आपका जो मग था वो आपको यहां पर दिखाई देगा, और इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, जिस ऑब्जेक्ट का आपने होलोग्राम रिकॉर्ड किया था उसमें आपको इस होलोग्राम के अंदर लाइट डालने पर उसका एक आपको रियल इमेज दिखाई देगा। और इस साइड से देखने पर ये लाइट रे जो ऐसे जा रही है, आप इसको पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे तो आपको उसका एक इमेज यहां भी दिखाई देगा, लेकिन ये होगा आपका वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज। तो 2 इमेज आपको दिखाई देते हैं किसी होलोग्राम को, होलोग्राम के ऊपर लाइट डालने के बाद, एक होता है आपका रियल इमेज और एक होता है आपका वर्चुअल इमेज। ठीक है, और यहां पर जो फेनोमेना हो रही है वो कौन सी हो रही है, वो डिफ्रैक्शन की फेनोमेना हो रही है, क्योंकि ये एक ग्रेटिंग की तरह काम कर रहा है, और यहां पर आपका इंटरफेरेंस की फेनोमेना हो रही है। ठीक है, तो बस यही है आपका होलोग्राम, 2 स्टेप में होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राम, और रिकॉर्डिंग अगर आपने कर लिया उसके ऊपर आप लेजर लाइट डाल करके इसका एक रियल और एक वर्चुअल इमेज आपको दिखाई देता है डिफ्रैक्शन फेनोमेना की वजह से, इसको हम बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज। ठीक है, यहां पर आपका इमेज नहीं था, बस उसका एक पैटर्न था, और उसी पैटर्न के ऊपर लाइट डालने पर हमें प्रॉपर्ली उसका इमेज दिखाई देगा, लेकिन 2 इमेज दिखाई देंगे। ठीक है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम मेंशन करना चाहेंगे जो आपको याद रखना है, लिखा नहीं है वो चीज थियरी के रूप में। यहां पर होलोग्राफी और फोटोग्राफी में एक बहुत ही स्पेशल जो डिफरेंस है वो ये है कि फोटोग्राफी के केस में इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो भी आपको ये मान लीजिए कोई चीज का इमेज मिला, इसमें इस फोटोग्राफिक प्लेट का ये जो हिस्सा है वो जो भी आपका ये ऑब्जेक्ट था उसके इस हिस्से का इमेज आपको यहां पर मिल रहा है। तो अगर ये हिस्सा टूट जाए, यहां से ऐसे जैसे ये टूट जाए, तो ये वाले हिस्से का जो इमेज इधर बन रहा था वो इमेज अब आपको नहीं मिलेगा, यानी इररिपेयरेबल आपको इमेज मिलेगा।
फोटोग्राफी के केस में क्या होता है कि एक पॉइंट पर इमेज बनता है, इसका यहां पर, इसका यहां पर, इसका यहां पर, इसका यहां पर, ऐसे करके ये इमेज बनता है। तो कोई भी अगर पार्ट इसका डैमेज हो जाए तो वो पार्ट पर जो इसका इमेज बना था वो इमेज आपको अब नहीं मिलेगा। लेकिन होलोग्राफी में क्या होता है, इस पूरे होलोग्राम के हर एक पॉइंट पर, इस पूरे होलोग्राम के हर एक पॉइंट पर इस पूरे ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन यहां पर है, दूसरे वाले पॉइंट पर भी पूरे ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है, तीसरे वाले पॉइंट पर भी पूरे ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है। मतलब होलोग्राम के हर एक पॉइंट पर इस पूरे ऑब्जेक्ट के की जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर है। तो अगर आपका ये पूरा होलोग्राम जो है वो ऐसे टूट जाए टुकड़ों में, तो किसी भी एक टुकड़े को लेकर के भी आप ये बता सकते हैं कि किस तरह के ऑब्जेक्ट का ये होलोग्राम रिकॉर्ड किया गया था। यानी आप इसका कंप्लीट इमेज इसके छोटे से टुकड़े से भी पा सकते हैं। बस फर्क इतना पड़ेगा, इस छोटे से टुकड़े से जो आपका इमेज मिलेगा उसका रिजोल्यूशन, उसकी जो क्वालिटी होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी। जब पूरा का पूरा पैटर्न था तो ये आपका इमेज काफी ज्यादा क्लियर बनेगा, काफी ज्यादा इसकी अच्छी रिजोल्यूशन होगी। लेकिन अगर आप इसका टुकड़ा लेंगे, इमेज तो कंप्लीट बनेगा, क्योंकि पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की हर एक इंफॉर्मेशन हर एक पॉइंट के अंदर यहां पर स्टोर है, रिकॉर्ड है। तो आपको इमेज तो वो दे देगा, बट वो इमेज आपका उतना अच्छा, उतना क्लियर नहीं होगा जितना पूरे होलोग्राम के एक साथ होने पर आपको मिल रहा था। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल पॉइंट है कि फोटोग्राफी में इररिपेयरेबल आपको डैमेज वहां पर होता है, जबकि यहां पर रिपेयरेबल है। आप बता सकते हैं, किसी भी टुकड़े को लेकर के बता सकते हैं किस तरह के ऑब्जेक्ट का ये इमेज आपका था। ठीक है, चलिए बस खत्म हो गया, आपका होलोग्राफी इतना ही था। बाकी ये कुछ नॉमेनक्लेचर हमने ऐड कर दिए हैं, इसके अंदर डेप्थ में आपको जाना बिल्कुल भी नहीं है। टाइप्स ऑफ होलोग्राम की बात करें तो ऐसे कुछ नाम होते हैं, थिन होलोग्राम, वॉल्यूम होलोग्राम, एम्पलीट्यूड फेज होलोग्राम, ट्रांसमिशन होलोग्राम, रिफ्लेक्शन होलोग्राम, कलर रेनबो होलोग्राम, ये सब नाम है होलोग्राम के टाइप्स हैं। और भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि पढ़ने नहीं है आपको बिल्कुल भी। एप्लीकेशन की बात करें तो होलोग्राम के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ये सब आप एप्लीकेशंस देख लेंगे और इनके अंदर जाना कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंदर कैसे होगा और क्या क्या होगा, मेडिकल के अंदर कैसे होगा, वो सब नहीं करना आपको। तो ये बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें आप होलोग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार हम जल्दी से इसको समराइज कर देते हैं, पूरा होलोग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फोटोग्राफी में 2 डायमेंशनल इमेज बनता है और उसमें सिर्फ हमें इंटेंसिटी की इंफॉर्मेशन मिलती है और इसमें हम लोग लेंस का यूज करते हैं। फोटोग्राफ में एक भी पार्ट डैमेज हो गया तो उसका इररिपेयरेबल, मतलब उसका आप रिपेयरेबल नहीं कर सकते, रिपेयर नहीं कर सकते उसको आप, और उसका मतलब आपको वो कंप्लीट इमेज दोबारा से नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है मुझे, तो आप मैनेज कर लेंगे। और अगर बात करें इसकी होलोग्राफी की, तो डेनिस गेबर नाम के साइंटिस्ट ने 1947 में इसको डेवलप किया था। ये एक तरह से लेंसलेस फोटोग्राफी है, इसमें लेंस यूज नहीं किया जाता है और इसमें जो इमेज बनता है उसमें इंटेंसिटी और फेज दोनों रिकॉर्ड होता है, यानी एक तरह से 3D इमेज होता है। ये इस बात का ये मतलब होता है। ठीक है, 2 स्टेप में ये काम करता है आपका होलोग्राफी का जो पूरा प्रोसेस है। सबसे पहला ये होता है कि जिस ऑब्जेक्ट का आपको इमेज बनाना है, सबसे पहले आपको उस ऑब्जेक्ट का एक होलोग्राम रिकॉर्ड करना पड़ेगा। होलोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस बीम यहां से पास करानी होगी और एक इस ऑब्जेक्ट से बीम पास करानी होगी, दोनों का इंटरफेरेंस होगा और वो जो भी चीज यहां हो रहा है उस चीज को यहां पर रिकॉर्ड कर लेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे होलोग्राम। इस होलोग्राम के हर एक पॉइंट के अंदर इस पूरे ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, इंटेंसिटी की भी और फेज की भी। और अगर आपको वो इमेज देखना है तो आपको रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अभी सिर्फ आपने ऑब्जेक्ट का होलोग्राम रिकॉर्ड किया है, तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज करेंगे और उसके लिए क्या करेंगे, अपने उसी रिकॉर्डेड होलोग्राम के ऊपर हम ऐसे लेजर बीम को इंसिडेंट करेंगे और यहां से डिफ्रैक्शन की फिनोमेना होगी, एक रियल इमेज बनेगा और एक वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, होलोग्राम का कोई भी एक पार्ट अगर आपको मिल जाए तो आप बता सकते हैं कि ये होलोग्राम किस तरह के ऑब्जेक्ट का है, आपको वो कंप्लीट इमेज आपको मिल जाएगा किसी भी एक पॉइंट से। बस फर्क इतना होगा कि ये जो इमेज मिलेगा उसका रेजोल्यूशन उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि कंप्लीट होलोग्राम की वजह से आपको मिल सकता था। ठीक है, बस इतना ही। और इसके बाद ये आपके टाइप्स हो गए और ये आपके एप्लीकेशंस हो गए। ठीक है, तो होलोग्राफी में बस इतना ही आपको पढ़ना है, इसी चीज को आप ध्यान कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, छोटा सा टॉपिक है। अब हम लोग सीधे आ जाएंगे PYQs के ऊपर। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आपका जो ये यूनिट नंबर जिसको आप 3 बोलते हैं, जिसका नाम है वेव एंड ऑसिलेशन, उसको हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया था। वेव एंड ऑसिलेशन में हमने सिर्फ वेव एंड ऑसिलेशन वाला पोर्शन कवर किया था, ऑप्टिक्स वाले को हमने अलग किया था।
होता क्या है कि सारे स्टेट में यही होता है कि वेव एंड ऑसिलेशन में सिर्फ वो ऑसिलेशन वाला पोर्शन होता है। यहाँ पर वेव के नाम पर आपका लाइट वेव और उसके अंदर जितनी फिनोमेना हो रही थी, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फिर लेजर, वो सब वेव के नाम पर उसमें रख दिया गया था, तो हमने इसको अलग किया था। आपने देखा था कि यूनिट नंबर 3 जिसको हम वेव एंड ऑसिलेशन बोल रहे हैं, उसमें टोटल आई थिंक 6 या 7 लेक्चर हुए थे और टोटल 11 पीवाईक्यूज आपके इसके थे, ठीक है ना। अब ये जो यूनिट 4 जिसको हमने बोला ऑप्टिक्स नाम से, उसी का एक पार्ट हुआ। इस ऑप्टिक्स की बात करें तो नंबर ऑफ लेक्चर तो काफी ज्यादा हो गए, क्योंकि कंटेंट इसमें बहुत ज्यादा है। कहने के लिए छोटा सा आपका मेंशन किया गया, लेकिन कंटेंट बहुत ज्यादा इसके अंदर है और हर एक कंटेंट वर्थ इट है जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, कुछ भी उसमें से वेस्ट नहीं गया आपका, ठीक है। तो 10 लेक्चर इसमें थे और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ जो पीवाईक्यूज है वो 11 है। तो 11 ये और 10 ये मिलाकर के कुल मिलाकर के 21 आपके हिसाब से जो वेव एंड ऑसिलेशन दिया हुआ है उससे टोटल 21 सवाल बनते, ठीक है। आपके थर्मल फिजिक्स से आई थिंक 25 क्वेश्चन थे और आपके मैकेनिक्स से कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो मैकेनिक्स में 30 क्वेश्चन, थर्मल फिजिक्स में 25 क्वेश्चन, पूरे वेव एंड ऑसिलेशन में ये ऑप्टिक्स और ये पूरा मिलाकर के 21 क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका पूरा हिसाब किताब है पीछे के यूनिट्स का। तो ये जो 10 क्वेश्चन यहां पर आपके ऑप्टिक्स से पूछे गए हैं, हम लोगों ने अभी तक पीछे जो भी कुछ पढ़ा हुआ है बस उसी के अंदर से सब कुछ आया है और हम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा है बहुत कुछ पढ़ लिया है थियरी में और न्यूमेरिकल में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली वहां से। बस ये पहला सवाल आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, बाकी सब कुछ एकदम स्मूथ है। आप देख लीजिए, आप चाहे तो देख लीजिए, कोई भी सवाल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस तरह का आपने कुछ नहीं पढ़ा, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ। पहले सवाल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ये अलग है, बाकी सब प्रॉब्लम बिल्कुल ही सिंपल है। जैसे देखिए इस सवाल की अगर बात करें तो इसमें कह रहे हैं कि टू कोहेरेंट, अच्छा एक और बात कि आप कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहां बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब में मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ही आंसर गलत आ रहा है या इन्होंने ही गलत दिया हुआ है। तो आप अभी चेक करिएगा, कई सारे क्वेश्चन में, कई सारे ऑप्शन में बहुत सारा कंट्राडिक्शन आएगा, ठीक है, और वो हम आपको बताते चलेंगे। फिलहाल इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें करेंगे टू कोहेरेंट पॉइंट सोर्सेस S1 एंड S2 वाइब्रेटिंग इन फेज इमिट लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, यानी S1 और S2 दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है, सेम फेज में ये ऑसिलेट कर रहे हैं, मतलब फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, जीरो है, और फेज डिफरेंस अगर कांस्टेंट है या जीरो है तो ये आपके हो गए कोहेरेंट सोर्स। तो ये दो कोहेरेंट सोर्सेस हैं S1 और S2, यहां से लाइट वेव निकल रही है और इनसे जो लाइट निकल रही है उसका वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक है। आगे करेंगे दी सेपरेशन बिटवीन दी टू सोर्सेस इज 2 लैम्डा एज सोन, S1 और S2 के बीच का जो सेपरेशन है वो 2 लैम्डा है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। कंसीडर अ लाइन पासिंग थ्रू S2 एज सोन, ठीक है ना, S2 से पास होने वाली एक लाइन एज सोन एंड परपेंडिकुलर टू S1 S2, ठीक है। मुझे लग रहा है मैंने ये S1 और S2 जो नॉमेनक्लेचर है वो थोड़ा उल्टा कर दिया है, एक सेकेंड में चेक कर लेता हूं। हाँ, नॉमेनक्लेचर यहां पर उल्टा हो गया, यहां पर S1 है, यहां पर S2 है, ठीक है। सवाल में नीचे वाला पॉइंट जो है वो S1 है और ऊपर वाला जो पॉइंट है वो S2 है। अब इसको पढ़िए कि कंसीडर अ लाइन पासिंग थ्रू दी S2 एज सोन एंड परपेंडिकुलर टू S1 S2, S1 और S2 के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची गई है इस पॉइंट सोर्स S2 से। आगे कह रहे हैं कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम S2, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम S2 वेयर मिनिमम इंटेंसिटी अकर्स, ठीक है। आपको यह बताना कि पॉइंट S2 से वो कौन सी मिनिमम डिस्टेंस है जहां पर आपको क्या मिलेगा, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना जहां पर आपको मिनिमा मिले, इन दोनों के इंटरफेरेंस से यहां पर मिनिमा मिले, तो उस पॉइंट P की इस S2 से मिनिमम डिस्टेंस अगर D हो तो आपको इसी D की वैल्यू बतानी। तो आपको यह बताना कि S2 पॉइंट से जो चलने वाली वेव है वो अगर पॉइंट P पर आपको मिनिमा दे तो S2 और P के बीच की मिनिमम डिस्टेंस आपको बतानी, मतलब S2 से वो मिनिमम डिस्टेंस बतानी जहां पर आपको मिनिमा मिले। भाई हो सकता है आगे भी कहीं मिनिमा मिले, भाई मैक्सिमम मिनिमा ये तो चलता ही रहता है, आगे भी मिनिमा मिलेगा, लेकिन आपको सबसे पहला वाला जो मिनिमा यहां मिलेगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मिनिमा मिलेगा, वो आपको बताना है, ठीक है। सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है तो इसलिए आप इसको थोड़ा आराम से पेशेंस से देखिए। हम इसमें कुछ कंडीशंस आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए ये आपका पॉइंट S1 हुआ, ये पॉइंट आपका S2 हुआ, और इसी पॉइंट S2 पर आपने मान लिया पॉइंट P,
मतलब जहां पर इंटरफेरेंस होगा। तो S2 से चलने वाली वेव S2 पर है और S1 से चलने वाली वेव S2 पर पहुंच गई। तो अगर हम आपसे पूछें कि ये दोनों जब इंटरफियर यहां पर करेंगी, तो अब बताइए कि इस S1P और S2P इन दोनों का जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा। भाई S1 से चलने वाली वेव और S2 से चलने वाली वेव, ये यहां से यहां गई, ये यहां से यहां गई, दोनों का पाथ डिफरेंस इतना होगा। तो वैसे ही हम यहां पर पूछ रहे हैं कि S1 से चलने वाली वेव P तक गई और S2 से चलने वाली वेव भी P तक गई, और P जो है वो S2 के ऊपर ही है, मतलब S2 से P तक की कोई डिस्टेंस है ही नहीं। तो कुल मिला के जितना S1 से P तक का डिस्टेंस है वही पाथ डिफरेंस हो जाएगा। दैट इज कितना, ये दोनों के बीच का आपको सवाल में दिया हुआ है 2 लैम्डा। तो अगर इसी पॉइंट S2 के ऊपर ही इंटरफेरेंस होने लगे इन दोनों वेव की वजह से, यहीं पर पॉइंट P हो, तो S1P माइनस S2P इज इक्वल टू हो जाएगा 2 लैम्डा। ये हो जाएगा पाथ डिफरेंस का केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 देखिए। केस नंबर 2 क्या है कि अगर S1 से चलने वाली वेव ऐसे आगे बढ़े, S2 से चलने वाली वेव ऐसे आगे बढ़े, और ये दोनों ऐसे जाएं, बहुत ज्यादा दूर आगे जाने के बाद एक पॉइंट P हो, और ये पॉइंट P बिल्कुल आप इसके सामने लीजिए, इस S2 वाली लाइन के ऐसे सामने, S2 वाले पर यहां लिया था, अब ये पॉइंट P यहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा, ऐसे करते करते मान लीजिए ये पॉइंट P आपका यहां पर है और ये वाली वेव ऐसे जा रही है, और ये दोनों लाइन बिल्कुल पैरेलल है और इन्फिनिटी तक आप चले गए, तो यहां पर ये पॉइंट P है जहां पर ये दोनों आपस में सुपर इंपोज करेंगे। तो अब बताइए कि अगर ये पॉइंट P आपका ऐसे 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 इन्फिनिटी पर हो, तो जब आप इन्फिनिटी पर जाएंगे तो इन्फिनिटी वाले पॉइंट पर जाने के लिए ये दोनों लाइट रेज लगभग पैरेलल होंगी, और अगर लगभग पैरेलल होंगी तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो लगभग सेम ही होगा, और अगर सेम होगा तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस, यानी अगर पॉइंट P बहुत दूर या इन्फिनिटी पर है, तो आप ऐसे में निकालेंगे S1P माइनस S2P। S1 से P की डिस्टेंस S2 से P की डिस्टेंस लगभग सेम होगी, आप कह सकते हैं पाथ डिफरेंस 0 आएगा। ये हुआ कंडीशन नंबर 2। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अगर S1 और S2 की वजह से इंटरफेरेंस यही पॉइंट P यही हो, तो ऐसे में पाथ डिफरेंस आएगा मैक्सिमम, दैट इज 2 लैम्डा। और अगर ये P ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाए, जैसे यहां चला जाए, यहां चला जाए, यहां चला जाए, यहां चला जाए, जैसे जैसे आपका पॉइंट P ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, तो जब पॉइंट P इंफिनिटी पर जाएगा तो S1P और S2P का डिफरेंस लगभग 0 के पास आएगा। यानी अगर आपका पॉइंट P इस S2 और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी हो, तो जो उसका पाथ डिफरेंस S1P माइनस S2P आपको मिलना चाहिए वो 0 से ज्यादा मिलना चाहिए, सॉरी ये 2 लैम्डा से ज्यादा पाथ डिफरेंस मिलना चाहिए और 0 से कम मिलना चाहिए। सॉरी उल्टा हो गया, 0 मतलब इंफिनिटी पर जाएगा तब 0 मिलेगा ना, तो इंफिनिटी से पहले है तो 0 नहीं मिलेगा, ऐसी कोई वैल्यू मिलेगी, मतलब 0 से ज्यादा और 2 लैम्डा से कम मिलेगा। यहां तक की ये बात क्लियर है। जैसे हम लोग फार्मूला बना लेंगे उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है। फिजिक्स जो आपको परेशान कर सकती है वो यही है कि अगर पॉइंट P यहीं पर हो, S2 के ऊपर ही हो, तो इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा, और अगर ये पॉइंट P इंफिनिटी पर होता तो इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस उस पॉइंट पर क्या होता, लगभग 0 के। लेकिन आपका पॉइंट P ना तो S2 पर है और ना ही इंफिनिटी पर है, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर है, और आपको यहां पर पहले मिनिमा की बात करनी है। सबसे पहला जो मिनिमा, जो सबसे नजदीक वाला मिनिमा बनेगा अगर पॉइंट P पर, हमें उसकी बात करनी। तो आप बताइए कि पॉइंट P पर मिनिमा हो, पॉइंट P पर इंटेंसिटी 0 हो या कम से कम हो, इसके लिए पॉइंट P पर आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है कि S1P माइनस S2P, मतलब इस S1P और S2P के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, या तो लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, या तो 3 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, या तो 5 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, एंड सो ऑन। अगर आप चाहते कि पॉइंट P पर मिनिमा मिले या इंटेंसिटी कम से कम हो, तो इसके लिए जरूरी है कि पॉइंट P पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए दोनों के लिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू लैम्डा बाई 2 की ऑड मल्टीपल होनी चाहिए, यानी लैम्डा बाई 2 3, आपने पढ़ा था 2n+1 लैम्डा बाई 2 इन जनरल, 2n+1 लैम्डा बाई 2 ये पाथ डिफरेंस होता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो अगर ऐसा केस है तो आप इसकी वैल्यू जब रखते जाएंगे 0 1 2 3 ऐसा, तो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, इस तरीके का कंडीशन आएगा। लेकिन आप देखिए, आपने अभी अभी यहां पर यह बात क्लियर किया है कि जो पॉइंट P है अगर इस S2 के सामने वाली लाइन पर पड़ रहा है, S2 के सामने वाली लाइन पर अगर पॉइंट P पड़ रहा है, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट थोड़ी P है यहां पर, जैसा हम लोग इंटरफेरेंस में पढ़ते थे, ये पॉइंट P जो है वो S2 के बिल्कुल सामने है, यहां से पास होने वाली लाइन पर है,
तो ऐसे में पॉइंट P पर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिले, तो इसलिए S2P और S1P का पाथ डिफरेंस ऐसा 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 हो सकता है। बट आपने यहां पर पहले ही कंक्लूजन निकाला है, ये पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो ये तो 2 लैम्डा से ज्यादा है। 5 लैम्डा अपान 2.5 लैम्डा है, ये नहीं हो सकता। इसके आगे वाला भी कोई नहीं हो सकता पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो पॉइंट P पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए या तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, या तो पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। ठीक है, और आपकी दूसरी शर्त यह भी है कि जो पॉइंट P होना चाहिए वो S2 के सबसे नजदीक होना चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको यहां पर पता करना है, इस पॉइंट P का S2 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहां पर मिनिमा बने। तो पॉइंट P की अगर बात करें, आप देखिए जब पॉइंट P आपका इंफिनिटी पर था तब आपका पाथ डिफरेंस क्या रहा था, 0, है ना, 0। और जैसे ही आप इंफिनिटी से होते होते इस S2 वाले पॉइंट पर आए तो पाथ डिफरेंस बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, 2 लैम्डा। यानी जब आपका ये पॉइंट P इस S2 के नजदीक है तो पाथ डिफरेंस ज्यादा मिल रहा है, और जब आपका पॉइंट P S2 से दूर है तो आपका पाथ डिफरेंस कम मिल रहा है। तो इन दोनों में से बताइए किस केस का मिनिमा पहले मिलेगा, किस केस का मिनिमा S2 के नजदीक होगा। S2 वाले पॉइंट पर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा मिल रहा था, इंफिनिटी पर जब ये पॉइंट चला गया तो आपको पाथ डिफरेंस 0 मिल रहा था। तो दो पाथ डिफरेंस का आपके पास ऑप्शन है मिनिमा पाने के लिए, एक लैम्डा बाई 2 का और एक 3 लैम्डा बाई 2 का। ठीक है, तो इसमें से जो 3 लैम्डा बाई 2 वाली वैल्यू है ये ज्यादा है, और ज्यादा पाथ डिफरेंस S2 पॉइंट पर मिल रहा था, और जैसे जैसे दूर जा रहे थे पाथ डिफरेंस घट रहा था। तो इसमें से अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट का यहां पर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है, तो यहां से आगे जाने पर हो सकता है क्या हो जाए, ये थोड़ा और घट जाए, और यहां पर जाने पर थोड़ा और घट जाए, और कितना हो जाए, ये हो जाए आपका 3 लैम्डा बाई 2, और आगे कहीं पर जाएंगे घट के कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2, और ऐसे ऐसे इंफिनिटी पर चले जाएंगे तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। जो पॉइंट P आपका है जब वो यहां पर था तो पाथ रेफरेंस 2 लैम्डा आया था, जब आगे गया तो ये घट के 3 लैम्डा बाई 2 हुआ, और आगे गया तो घट करके आपका लैम्डा बाई 2 हुआ, इंफिनिटी पर चला गया तो पाथ डिफरेंस 0 हुआ। तो आपने ये 0 वाला केस देखा था, आपने ये 2 लैम्डा वाला केस भी देखा था। तो यानी आपका 3 लैम्डा बाई 2 वाला मिनिमा पहले मिलेगा और लैम्डा बाई 2 वाला मिनिमा यहां पर बाद में। आप इस बात के चक्कर में ना पड़ जाएं कि आपका ये पहला मिनिमा है और ये दूसरा मिनिमा है। ये पहला दूसरा मिनिमा आप सेंट्रल फ्रिंज से डिस्टेंस लेते थे तब बात होती थी, अभी ये पॉइंट P आपका सेंट्रल फ्रिंज नहीं। ठीक है, तो इधर से आप जैसे जैसे जाते जाएंगे आपका पाथ डिफरेंस इन दोनों के बीच का घटता जाएगा। तो ये ज्यादा पाथ डिफरेंस है तो ये पहले पड़ेगा, ये कम पाथ डिफरेंस है तो ये बाद में पड़ेगा। यानी पहले मिनिमा के लिए पॉइंट P पर पहला मिनिमा पाने के लिए आपको S1P और S2P के पाथ डिफरेंस कितने लेने होंगे। अब मैं ये पूरा हटा रहा हूं, ये पाथ डिफरेंस आपको लेना होगा कितना, यानी S1P माइनस S2P इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। ये कंडीशन होनी चाहिए पॉइंट P पर सबसे नजदीक आपको मिनिमा पाने के लिए। अगर आप लैम्डा बाई 2 लेंगे तो भी मिनिमा की कंडीशन मिलेगी, लेकिन वो मिनिमा आपका इस पॉइंट P से आगे वाला होगा, दूसरा वाला मिनिमा जो आएगा वो होगा। ठीक है, ये बात थोड़ी सी तो मुश्किल है, बट आप एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। हमने ये कहा कि ये S1 पॉइंट से चलने वाली वेव S2 पॉइंट से चलने वाली वेव दोनों आपस में इंटरफियर करेंगी तो हमें मिनिमा मिलेगा, मान लीजिए। तो यहां पर S2 पर ही मान लीजिए अगर ये S2 वाले पॉइंट पर ही दोनों आपस में इंटरफियर करें, यहां से चलने वाली वेव और S2 वाली वेव वहीं पर रहे और वहीं इंटरफियर कर जाए, तो दोनों का पाथ डिफरेंस कितना है, तो इसका पाथ 0 और इसका पाथ 2 लैम्डा, तो डिफरेंस हो गया 2 लैम्डा का। सवाल में दिया था 2 लैम्डा। लेकिन अगर ये पॉइंट P यहां की बजाय यहां पर होता तो अब दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस, तो ये ऐसे जाता और ये ऐसे जाता, फिर यहां से परपेंडिकुलर डालते तो ये जो आएगा इसको बोलेंगे ये इनके बीच का पाथ डिफरेंस है। फिर आप ये पॉइंट को यहां पर ले जाते, अब ये लाइन ऐसे खींचते, ये इसका पाथ होता और ये इसका पाथ होता, फिर यहां से परपेंडिकुलर डालते तो आपको ये पाथ डिफरेंस मिलता। ऐसे करके करके आपका ये पॉइंट P जैसे जैसे आगे जाता जाएगा वैसे वैसे इन S1 और S2 से पहुंचने वाली वेव का पाथ डिफरेंस जो होगा वो घटता जाएगा पाथ डिफरेंस। हमने ये देखा कि पॉइंट P पर अगर हमें मिनिमा चाहिए तो ये दो कंडीशंस पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर आपको यहां पर पॉइंट P पर यहां पॉइंट P हो तो पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा आएगा और इंफिनिटी पर पाथ डिफरेंस 0 आएगा। तो आपका पॉइंट P इस पॉइंट S2 पॉइंट और इंफिनिटी के बीच में कहीं है, इसका मतलब पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा और 0 के बीच की कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो हमने मिनिमा के ढेर सारे कंडीशन देखे, इसमें जो 2 लैम्डा से ज्यादा वाला है वो हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि 2 लैम्डा से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है,
और इसमें भी अब ये सवाल आता है कि लैम्डा बाई 2 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन बताती है। ये फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन तो बताती है, लेकिन सेंट्रल फ्रिंज से ना हमें तो ये पता करना है कि यहां पर कौन सा वाला मिनिमा पहले बनेगा, क्योंकि हमें वो कम से कम दूरी वाला मिनिमा चाहिए। तो हमने ये देखा कि पॉइंट पी जैसे जैसे इधर जाता है इन दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस घटता है, तो जो ज्यादा पाथ डिफरेंस वाला पॉइंट होगा वो पहले पड़ेगा और जो कम पाथ डिफरेंस वाला पॉइंट होगा वो बाद में पड़ेगा। तो ज्यादा पाथ डिफरेंस वाला पॉइंट हमने पहले सेलेक्ट कर लिया मिनिमा का, क्योंकि हमें इससे कम से कम दूर जाना था, ये सवाल में बोल रहे थे। तो वो चीज हमने कंडीशन बना ली कितनी, 3 लैम्डा बाई 2। मतलब ये पॉइंट पी अगर आप चाहते हैं कि सबसे कम दूरी पर रहे यहां से, तो पॉइंट पी पर पाथ डिफरेंस S1P और S2P का कितना होना चाहिए, 3 लैम्डा बाई 2। अब इसके बाद आप S1P और S2P डायग्राम से निकाल के इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके इस सवाल का जवाब आ जाएगा। अब ये सारी बातों को खत्म करते हैं, कैलकुलेशन करके इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे आप देख लीजिए S1, ये आपका S1 है, ये S2 है। आपका S1P और S2P दोनों का पाथ डिफरेंस चाहिए, तो दोनों का पाथ डिफरेंस निकालने का मतलब क्या है, S1P माइनस S2P। इसके लिए आपको S1P वाली डिस्टेंस में से S2P वाली डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा, और ये कैपिटल D है, ये 2 लैम्डा है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके आप ये S1P निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 2 लैम्डा होल स्क्वायर और प्लस में ये मिनिमम डिस्टेंस D का स्क्वायर, यहाँ पर लिख लीजिए। अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये 4 लैम्डा स्क्वायर और प्लस में ये D स्क्वायर, और माइनस में S2P जो है वो D के इक्वल है, इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। इसको उस साइड ले जाइए और स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस में ये D स्क्वायर, ये उस साइड जाके प्लस होगा तो ये बनेगा आपका कितना, 9 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस में D स्क्वायर और प्लस में 2AB 2 इंटू D इंटू 3 लैम्डा बाई 2, है ना। इसको उस साइड ले जाकर के A प्लस B का होल स्क्वायर किया था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस में ये हो जाएगा 3 इंटू डी इंटू में लैम्डा। और आप देखिए तीनों टर्म में लैम्डा है तो एक लैम्डा कॉमन लीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के मिलेगा 4 लैम्डा इज इक्वल टू 9 बाई 4 लैम्डा, और उसके बाद आएगा प्लस में 3D, और हमें D की वैल्यू निकालनी है तो इसको आप इस साइड ले आइएगा जरा, तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू 3D। तो D की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 7 लैम्डा बाई 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाँ ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा तो था, मैं भी काफी देर तक परेशान हुआ इस सवाल के लिए। मुझे लग रहा था कि ये तो बहुत मुश्किल बातें हो रही हैं जो यहाँ पर हो रही हैं सब कुछ, बट इसका जो दूसरा तरीका है वो तरीका उतना ऑथेंटिक नहीं है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एग्जैक्टली ये चीज न निकाल करके यहाँ पर हम बात करते हैं क्या, यहाँ पर हम लिखते हैं इन जनरल 2n+1 लैम्डा बाई 2 वाली बात करते हैं, और ये S1 S2P ये वाला पूरा ऐसे सॉल्व करते हैं इसको इस साइड करके, और ये इस साइड हम लोग ये वाली वैल्यू को रखते हैं। पूरा सॉल्व करने के बाद लास्ट में हम n की वैल्यू रखते हैं। n की अलग अलग वैल्यूज के लिए हम कई सारी n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 ऐसे रख करके हम चेक करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो सबसे मिनिमम वैल्यू सारे केस में मिलती है वो 7 लैम्डा बाई 12 आती है। ठीक है, बट वो भी उतना ही लेंदी हो जाएगा जितना ये लेंदी है या मुश्किल है। ठीक है, तो आप कैसे भी कर लीजिएगा, मैंने आइडिया बता दिया है। S1P माइनस S2P, यहाँ पर मिनिमा पाने के लिए पाथ रेफरेंस दोनों के बीच का मिनिमा के इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। इसको पूरा आप सॉल्व करिए, पूरा ऐसे सॉल्व करिएगा इसको रख करके, और सॉल्व करने के बाद फाइनली आप n की ये जो वैल्यू होती है 0, 1, 2 ऐसे आप रखिएगा, तो आपको इस कैपिटल D की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, उसमें से सबसे छोटी वैल्यू यही मिलेगी 7 लैम्डा बाई 12। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बाकी कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी इसमें से। थोड़ा मुश्किल तो है ये सवाल, थोड़ा टेढ़ा लगा मुझे, बट ठीक है ये सॉल्व हो गया, ये आपके पेपर में आया भी था। और इसके बाद के सवाल बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस आंसर्स को लेकर और क्वेश्चन के लैंग्वेज को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम है। मतलब कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें लैंग्वेज कंप्लीट नहीं है, वो हम आपको दिखाएंगे सॉल्व करके, कैसे वो कंप्लीट करके उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 2 कोहेरेंट सोर्सेस आर प्लेस्ड 0.9 मिलीमीटर अपार्ट। 2 सोर्सेस आप इमेजिन करिए, कोहेरेंट सोर्स, इनके बीच का डिस्टेंस जिसको हम लोग स्मॉल d बोलते थे वो सवाल में है 0.9 मिलीमीटर। ठीक है, मान लीजिए ये S1 है, ये मान लीजिए S2 है, एंड द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड 1 मीटर अवे, और इनकी वजह से जो फ्रिंज बन रहा है यानी जो स्क्रीन है वो कैपिटल D होता है, वो कितना है 1 मीटर की दूरी पर। ठीक है,
कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज्ड इफ इट प्रोड्यूसेस द सेकंड डार्क फ्रिंज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज। करें कि स्क्रीन पर ये जो सेंट्रल फ्रिंज यहां बनेगा इससे 10 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर, 10 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर ये आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है सेकंड डार्क फ्रिंज। यानी सेकंड डार्क फ्रिंज की ये पोजीशन आपको दी हुई है कि ये इस सेंट्रल पॉइंट से 10 मिलीमीटर की दूरी पर बन रही है। तो आपको बताना है लाइट का वेवलेंथ। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा सवाल हो गया। ये तो आपने इंटरफेरेंस में पढ़ा हुआ है कि सेंट्रल फ्रिंज से एनिमी डार्क फ्रिंज या एनिमी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन। तो यहां इस सवाल में सेंट्रल डार्क फ्रिंज से दूसरी वाली डार्क फ्रिंज की पोजीशन दी गई है। तो ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन के लिए फार्मूला था xn इक्वल टू डी एन लैम्डा अपान में डी, और जो आपका ये डार्क फ्रिंज था उसकी पोजीशन के लिए फार्मूला था डी। अब यहाँ दो बातें हैं, चाहे तो आप n प्लस लिखिए चाहे आप n माइनस लिखिए 1/2, फिर उसके बाद ये लैम्डा और अपान में स्मॉल डी। अगर आप प्लस लेकर चलेंगे तो n की वैल्यू आप 0 से ले सकते हैं, अगर आप माइनस लेकर चलेंगे तो n की वैल्यू आप 1 ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर n की वैल्यू 1 लेना होता है क्योंकि 0 लेने पर सेंट्रल फ्रिंज ही आपको मिल जाता है। तो अगर आपको पहला वाला ब्राइट चाहिए तो n की वैल्यू 1 रखिए, दूसरा वाला ब्राइट चाहिए सेंट्रल वाले के अलावा दूसरा वाला चाहिए तो आप 2 रखिए। यहां पर भी अगर आप माइनस लेके चलेंगे तो पहला वाला अगर ब्राइट आपको चाहिए तो 1 रखना होगा, दूसरा वाला डार्क चाहिए और दूसरा वाला अगर चाहिए तो 2 रखिएगा। लेकिन प्लस लेके चलेंगे तो n की वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट होगी, ये पहला डार्क होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा। तो हम क्या करते हैं ना, माइनस लेके चलते हैं इस तरह का, ताकि कंफ्यूजन ना आए। माइनस लेके अगर चलेंगे ऐसे डी एन माइनस 1/2 लैम्डा अपान स्मॉल डी, तो ऐसे में क्या है कि n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, पहला डार्क होगा तो 1, दूसरा डार्क होगा तो 2 और तीसरा होगा तो 3। इस तरीके की कंडीशन आपको पता है। तो ये है डार्क फ्रिंज की सेंट्रल फ्रिंज से डार्क फ्रिंज nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन। यहां पर दूसरे डार्क की बात हो रही है तो n की वैल्यू 2 रख लीजिए तो आपको मिलेगा। और ये जो पोजीशन है वो कितना दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ 10 मिलीमीटर। तो यहां पर वैल्यू रखिएगा 10 मिलीमीटर, क्या लिखेंगे 10 मिलीमीटर, तो 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 कर लीजिए, मीटर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ कैपिटल डी कितना है 1 मीटर, 1 लिख लीजिए, मीटर में ही कर रहे हैं कैलकुलेशन। एन की बात करें, दूसरे वाले डार्क की बात हो रही है तो 2 माइनस 1/2, और यहाँ लैम्डा की अगर बात करें तो हमें यही पता करना है। और अपान में इस स्मॉल डी की दोनों स्लिटों के बीच की डिस्टेंस 0.9 मिलीमीटर, ये हो जाएगा 0.9 इंटू 10 पावर माइनस 3, ये हो जाएगा मीटर में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आपको मीटर में मिल जाएगी। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 1 यानी 3/2 यहां से आएगा, 3/2 यहां से आएगा। तो हम इसको थोड़ा सा आराम से करें क्योंकि मिस्टेक होने की चांसेस ज्यादा हैं। और ये लैम्डा हो जाएगा और अपान में कितना जाएगा, देखिए 0.9 को हम 9 अगर लिखें तो 9 इंटू 10 पावर माइनस 1 बनेगा, तो इसको हम लिखेंगे 9 इंटू बाकी जो 10 पावर माइनस 3 था उसको 10 पावर माइनस 4 बना दिया, और इसको 3 से इसको कैंसिल कर दिया तो 3 इंटू 6 हो गया। ठीक है ना। अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो आप सबको ट्रांसपोज करिए, तो 3 इंटू 6 हो जाएगा, और ये 10 पावर माइनस 4 भी हो जाएगा, ये पूरा पार्ट इधर आया। और कितना है इधर 10 पावर 1 10 पावर माइनस 3 यानी कि 10 पावर माइनस 2, ये हो जाएगा 6 इंटू 10 पावर माइनस 6, और ये आंसर किस में आएगा, मीटर में। तो सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई करिए तो 6 इंटू 10 पावर माइनस में 4 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। तो 6 इंटू 10 पावर माइनस में 4 सेंटीमीटर आ रहा है, जबकि यहां पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो एक बार आप लोग अपने हिसाब से भी चेक कर लेंगे, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर नहीं आया था। ठीक है, ऐसे कई सारे सवाल है जिसमें ऐसा कंट्राडिक्शन आ रहा है, और सवाल बहुत ही सिंपल है। तो 6 इंटू 10 पावर माइनस 4 सेंटीमीटर कैलकुलेशन से यही आएगा, बट ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कहां मैच कर रहा है, ये 3.6 दिया हुआ इन्होंने। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारे हिसाब से इसको लिखना चाहिए था 6 इंटू 10 पावर माइनस 4 सेंटीमीटर, तब जाकर के ये करेक्ट होता। तो एक बार आप लोग भी अपने स्तर पे ट्राई कर लेंगे। बाकी मेरे हिसाब से यही सवाल है और यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये इसका आंसर भी आएगा अगर कैलकुलेशन सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है तो। वैसे तो इस सवाल के लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें ये प्रॉब्लम चल रही है। ऐसे ही आगे कुछ और सवाल, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, आगे आपको कुछ और ऐसे सवाल मिलेंगे जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा लैंग्वेज में एक प्रॉब्लम है। इसमें कह रहे हैं कि एक सिंगल स्लिट की बात हो रही है और जिसमें जो लाइट है वो 2 अलग अलग वेवलेंथ से बना हुआ है, कंपोज्ड है।
जिनका वेवलेंथ है लैम्डा 1 और लैम्डा 2, ठीक है यहाँ तक। वन ऑब्जर्वर दैट ड्यू टू फ्राउनहोफर, वन ऑब्जर्व्स दैट ड्यू टू फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन द फर्स्ट मिनिमा किसका, लैम्डा 1 वाली वेवलेंथ का फर्स्ट मिनिमा कोइंसाइड करता है मिनिमा ऑफ लैम्डा 2। कौन सी मिनिमा, यहां पर ये गायब है, पेपर में ही आपके ऐसे दिया हुआ है, कौन सा मिनिमा यहां पर है वो दिया ही नहीं इन्होंने। लैम्डा 1 का फर्स्ट मिनिमा लैम्डा 2 के कौन से मिनिमा के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ये सवाल में नहीं बताया गया है, ठीक है। और अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि नहीं लैम्डा 1 का फर्स्ट मिनिमा और लैम्डा 2 का भी फर्स्ट मिनिमा, तो इन्होंने जो ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में आंसर में, वो ऑप्शन भी आपको फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो इन्होंने आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इन्होंने मिस किया है, यहाँ पर इनको लिखना चाहिए सेकेंड मिनिमा ऑफ लैम्डा 2, ठीक है ना। यहां पर इनको लिखना चाहिए सेकेंड मिनिमा ऑफ लैम्डा 2। ये दोनों आपस में कोइंसाइड करते हैं, लैम्डा 1 वेवलेंथ की पहली मिनिमा लैम्डा 2 वेवलेंथ की सेकेंड मैक्सिमा मिनिमा के साथ कोइंसाइड करेगी, तब जाकर के आप इसको सॉल्व करिए तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। अब आपको ये बात पता है अच्छे तरीके से कि सिंगल स्लिट के केस में मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, पाथ डिफरेंस ई साइन थीटा इज इक्वल टू, ये कितना होता है, पाथ डिफरेंस ई साइन थीटा, मिनिमा की बात कर रहे हैं तो ये आपका होता है एन इंटू में लैम्डा। ये मिनिमा की कंडीशन होती है सिंगल स्लिट के केस में। तो दो अलग अलग वेवलेंथ की बात हो रही है, तो पहले वाले के लिए आप लिखेंगे क्या, ई साइन थीटा इज इक्वल टू, ये पहले वाले के लिए मान लीजिए n1 लिख लीजिए और लैम्डा 1 लिख लीजिए। दूसरे वाले के लिए कितना है, ये आपका है n2 और लैम्डा 2, ये भी मिनिमा है ये भी मिनिमा है, ये पहले वेवलेंथ के लिए मिनिमा है, ये दूसरे वेवलेंथ के लिए मिनिमा है। सवाल में कह रहे कि दोनों आपस में कोइंसाइड करते हैं, हमने आपको पहले भी बताया है कि मैक्सिमा और मिनिमा कहां मिलेगा बनेगा, ये तो डिपेंड करता है उन दोनों वेव के बीच के पाथ डिफरेंस पर, और अगर दोनों आपस में कोइंसाइड करते हैं इसका मतलब दोनों का पाथ डिफरेंस बिल्कुल सेम था। तो कोइंसाइड करने वाले केस में आप लिख सकते हैं n लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, है ना, n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, यानी कि लैम्डा 1 वेवलेंथ का जो n1 वाला मिनिमा था, लैम्डा 2 वेवलेंथ का जो n2 वाला मिनिमा था, वो आपस में कोइंसाइड कर रहा है, तो हमने इन दोनों को आपस में इक्वेट कर लिया। और सवाल के हिसाब से लैम्डा 1 वाले का फर्स्ट मिनिमा लैम्डा 2 वाले का सेकंड मिनिमा आप अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 इंटू में लैम्डा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू में लैम्डा 2, तो इसका आंसर बन जाएगा लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2। बस यही सवाल है, और इस तरह के 2 या 3 सवाल हमने आपको डिफ्रैक्शन वाले न्यूमेरिकल के अंदर करवाया था, जिसमें कुछ लैम्डा 1 इक्वल टू 3.5 लैम्डा 2 करके आंसर आया था, बिल्कुल सेम सवाल था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो जब भी आप इसको अपने नोट्स में अगर उतारेंगे, यहां से लेक्चर से उतारेंगे, तो यहां पर सेकंड मिनिमा आप खुद से लिख लीजिएगा, पेपर में ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। जनरल फार्मूले में प्लस यहां पर प्लस कहां पर आएगा, सिंगल स्लिट की बात हो रही है ना, सिंगल स्लिट के केस में ई साइन थीटा ही जनरल पाथ डिफरेंस होता है, और ये यहाँ प्लस माइनस आप चाहे तो लिख लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्लस माइनस एन लैम्डा आप लिख सकते हैं। तो जनरल पाथ डिफरेंस ई साइन थीटा ही होता है सिंगल स्लिट के केस में। मल्टीपल स्लिट में आपका आता है ई प्लस डी, या डबल स्लिट में भी आया था आपका शायद ई प्लस डी, है ना, वो उसमें आता है। ये सिंगल स्लिट का केस है, ठीक है ना, ग्रेटिंग नहीं है, ये ग्रेटिंग के लिए मल्टीपल स्लिट की बात होती है। चलिए ये सवाल आपका आसान था। अगला सवाल देखिए, ऐसे ही सारे सवाल हैं। ये वाला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ फिल्म ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is interposed in the path of one of the interfering beams of Michelson interferometer। अब आप देख लीजिए आपके सिलेबस में ये वर्ड कहीं नहीं लिखा है कि आपको फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म पढ़ना है, आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर पढ़ना है, आपको न्यूटन्स रिंग पढ़ना है, ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है किसी चीज का, सिर्फ लिखा हुआ क्या, इंटरफेरेंस। और इसी वजह से हमने पूरा आपको डिटेल में पढ़ा दिया, क्योंकि बाकी के स्टेट में अगर पूछा जाता है तो आपके झारखंड में तो वैसी चीजें पूछी जाती है जो कहीं नहीं पूछा जाता है। तो बाकी जगह जो बहुत आसान चीजें हैं, अगर वो बाकी जगह पूछी जा रही हैं, तो आपके यहाँ तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है कि वो आपके यहाँ भी पूछ लेंगे। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, न्यूटन्स रिंग, ये सारी चीजें, थिन फिल्म,
ये सारी चीजें आपको पढ़नी थी जो कि सिलेबस में नहीं मेंशन था, सवालों के का रूप देख करके समझ में आ रहा है। ठीक है, अ शिफ्ट ऑफ 30 फ्रिंजेस ऑफ सोडियम लाइट इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द फील्ड ऑफ व्यू। कितने फ्रिंजेस शिफ्ट हो रही हैं, नंबर ऑफ फ्रिंज जो शिफ्ट होती हैं उनकी संख्या 30 है। जो हमने ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट यूज किया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना है, 1.5 है। और आगे कह रहे हैं इफ द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म इज 0. मतलब ये M1 और M2 डैश, इसका जो आपका वर्चुअल इमेज बना था और ये जो यहाँ वाला आपका मिरर M1 था और ये M2 डैश, इन दोनों का ये जो बीच का जो एयर फिल्म बनेगा उसकी ये थिकनेस है, टी की वैल्यू कितनी है, 0.018 मिलीमीटर, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, तो जो इस माइकलसन इंटरफेरोमीटर में लाइट यूज हुई थी उसका वेवलेंथ आपको बताना। तो हमने आपको 3-4 फार्मूले बताए थे माइकलसन इंटरफेरोमीटर के केस में लास्ट में, कि 2D इक्वल टू एन लैम्डा लिखना होता है कि कितना इसको शिफ्ट किया और उसके हिसाब से। तो फार्मूला क्या था, फार्मूला यही आया था ना कि म्यू माइनस वन, लास्ट जो दूसरा वाला फार्मूला था, म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू, ये आपका था डी इज इक्वल टू यहां पर था आपका एन लैम्डा और अपान में 2, ऐसा हमने लिखा हुआ था। इस 2 अगर आप इसको पूरा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2D इज इक्वल टू एन लैम्डा, या फिर 2D इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। मतलब 2 फार्मूले यहां से आप निकाल सकते हैं जिसको हमने कंबाइन करके आपको बोला था कि ऐसे आप याद कर लीजिए। कौन कौन से 2 फार्मूले बनेंगे कि अगर डी डिस्टेंस शिफ्ट करते हैं तो कितने फ्रिंजेस शिफ्ट होंगे, तो ये फार्मूला बनेगा 2D इज इक्वल टू एन लैम्डा वाला एक रिलेशन, और दूसरा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी आएगा और यहां भी आएगा, तो एक दूसरा रिलेशन बनेगा 2D इज इक्वल टू क्या, 2 म्यू माइनस 1 इंटू में टी, ये दूसरा फार्मूला। 5 फार्मूले आपने पढ़े थे, तो इसमें से आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, आपको इसको और इसको आपस में रिलेट करना पड़ेगा। यानी ये भी 2D की वैल्यू, ये भी 2D की वैल्यू, तो आप इन दोनों को आपस में इक्वेट कर लेंगे। जैसे आपस में इक्वेट करेंगे तो इसका वाला जो 2 है वो इसमें जाकर के डिवाइड करने लगेगा, तो आपको यही मिला कुल मिला के म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा अपान में 2। आपने ये प्रॉपर पढ़ा हुआ है लेक्चर में, ठीक है, ये सारे फार्मूले हमने आपको बताए हैं। तो म्यू की वैल्यू आप रख लीजिए कितनी, 1.5, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 माइनस में 1, थिकनेस है 0.018 मिलीमीटर, ध्यान दीजिएगा मिलीमीटर। तो एक काम करते हैं, अभी हम मिलीमीटर में कैलकुलेशन करते हैं। एन मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस 30, यहाँ हो जाएगा 30 अपान में 2 और इनटू में ये लैम्डा, इससे इसको कैंसिल किया 15 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ से 1.5 माइनस 1 करेंगे तो 0.5 आएगा, यानी 1/2 आएगा। तो 1/2 इंटू ये जो 0.018 है इसको हम लिख सकते हैं 18 इंटू 10 पावर माइनस 3, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए आसानी से। और इस साइड क्या बचा है, इस साइड बचा है आपका 15 इंटू में लैम्डा, तो 15 को भी हम इधर लाके अपान कर देते हैं इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल करिए 9 आएगा, और 9 ये है और ये 15 है, डिवाइड करेंगे तो 0.6 बनेगा, 15 छक्का 90, तो 0.6 बनेगा, तो हम इसको लिखेंगे 6 इंटू 10 पावर माइनस 4 मिलीमीटर इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है ना। ऑप्शन आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 10 से डिवाइड जब करिएगा तो ये जो 10 पावर माइनस 4 है ये बन जाएगा कितना, ये आपका बन जाएगा 10 पावर माइनस में 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आ गया। तो इसमें वैसी कोई गलती नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इसमें क्या है कि व्हेन अ ग्लास प्लेट ऑफ सर्टेन थिकनेस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेरिंग बीम, मतलब इनको इस पेपर में शिफ्टिंग वाला केस, क्वांसाइड वाला केस सबसे ज्यादा इन्होंने पूछा हुआ है। कितने फ्रिंज शिफ्ट होते हैं, ये वाले प्रॉब्लम, और ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न आपस में क्वांसाइड करता है, ये वाला केस इन्होंने कई सारे सवालों में पूछा हुआ है। तो इसमें भी करें कि ये देखिए फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का ये सवाल इन्होंने बना दिया, पिछला माइकलसन इंटरफेरोमीटर था, ये फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है। तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में जो दोनों आपके एक्सटेंडेड कोहेरेंट सोर्स थे उनमें एक के रास्ते में ग्लास प्लेट रख दिया तो फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा। कितने फ्रिंज शिफ्ट हो रहे हैं, 20 फ्रिंज शिफ्ट हो रहे हैं। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.6 एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 6000 एंगस्ट्रॉम, देन कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द प्लेट, ठीक है, आपको प्लेट की थिकनेस बतानी है। अब आप बताइए, आपने ये देखा था ना कि ग्लास प्लेट रखने की वजह से कितना शिफ्ट होगा, चाहे वो यंग के डबल स्लिट वाले एक्सपेरिमेंट की बात करें, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म की बात करें, या किसी भी दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात करें, आपको पता है कि जो शिफ्टिंग आती है, जो ट्रांसफर शिफ्ट आता है, उसका फार्मूला था बीटा अपान लैम्डा और ये म्यू माइनस 1 इंटू में टी,
ये फार्मूला होता था शिफ्टिंग का जनरल फार्मूला। फिर आप इसको लिखते थे कि ये किसके इक्वल होगा, तो एक फ्रिंज की चौड़ाई बीटा, और मान लीजिए एन फ्रिंजेस शिफ्ट हुए हैं तो एन इंटू में बीटा, ये टोटल शिफ्ट वाली डिस्टेंस है और ये भी टोटल शिफ्ट वाली डिस्टेंस है, दोनों को हम आपस में इक्वल कर लेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें ये बीटा अपन जो लैम्डा है, ये बीटा मतलब फ्रिंज की चौड़ाई है, बीटा का मतलब है फ्रिंज की चौड़ाई। यंग की डबल स्लिट वाले एक्सपेरिमेंट में ये चीज आपका डी लैम्डा अपान स्मॉल डी के इक्वल होता था, और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के केस में इसी डी की जगह पर आप लिखते थे ए प्लस बी, और ये स्मॉल डी की जगह पर आप लिखते थे 2a न्यू माइनस 1 इंटू में कैपिटल ए, ऐसा कुछ आता था, है ना, इस तरीके का आप लिखते थे इसकी जगह पर। तो अगर आप बीटा जो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के केस में होता है, अगर आप यहां पर लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे तो फिर से तो बात वही आएगी, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। आप चाहे इस बीटा की जगह पर ये यंग के डबल स्लिट वाला बीटा रखिए और यहां भी बीटा रखिए, तब भी कैंसिल होना है, और अगर आप फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म वाले केस में रखिए तब भी वो कैंसिल होना है। तो कुल मिला के फ्रिंज विड्थ से फ्रिंज विड्थ कैंसिल होगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। और हमने आपको पीछे ये बोला भी था, ये बात अगर आपको याद हो, कि इसको आप एज अ फार्मूला याद कर लीजिए, हर बार यहां से यहां आने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इसको आप एज अ फार्मूला याद कर सकते हैं कि म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा, जहां एन मतलब नंबर ऑफ फ्रिंज जो शिफ्ट हुए हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ शिफ्टेड फ्रिंज। बस इसके बाद अब ये सवाल बहुत ही आसान है, इसमें म्यू की वैल्यू है 1.6 और उसके बाद टी की वैल्यू है, टी मतलब थिकनेस, जो कि हमें पता करना है, और नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो शिफ्ट हुए हैं वो है 20, और लैम्डा की वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो एंगस्ट्रॉम है तो 10 पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो मीटर में कन्वर्ट होगा। सेंटीमीटर में आंसर चाहिए तो 10 पावर 2 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेंटीमीटर में आ जाएगा। यहां से आपको मिलेगा 0.6 यानी कि 6 इंटू 10 पावर माइनस 1 इंटू में टी इज इक्वल टू 6 इंटू 2 करिएगा 12 आएगा, 3 और 1 4 जीरो ये हो गए, 4 और 2 6 जीरो ये हो गए, और माइनस 10 ये है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस में 4, और 6 से इसको आप कैंसिल कर लीजिए, 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 आ जाएगा, तो 2 और ये इधर जाके डिवाइड करके ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 2 इंटू ये जब ऊपर जाके प्लस बनेगा तो क्या होगा, प्लस बनेगा तो -4 + 1 यानी कि -3, 2 इंटू 10 पावर -3, और ये आंसर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। ये हो जाएगा थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट, और इसका आंसर आपको मैच नहीं करेगा। यहाँ पर इन्होंने 2 इंटू 10 पावर -3 सेंटीमीटर किसी में नहीं दिया है, यहाँ -2 करके इन्होंने दिया हुआ था। तो हमारे हिसाब से तो आंसर यही आ रहा है, बार बार हमने चेक किया है, एक बार आप लोग भी अपना कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, एक बार आप लोग अपना कैलकुलेशन भी देख लीजिएगा, हमारे हिसाब से तो यही आंसर आ रहा है बार बार। ठीक, लैब असिस्टेंट के लिए देखिए, जैसा आपका पिछले पेपर का स्टेटस था, जो लेवल था, उसके हिसाब से अगर कहें तो इस लेवल के सवाल तो नहीं आते हैं, बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसा कि आप सब लोगों ने बताया उसके बेसिस पर। बट ये कह नहीं सकते ना कि अब इस बार ये पेपर नहीं आएगा, ऐसा सवाल नहीं आएगा। सिलेबस सेम होने की वजह से ये रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर सिलेबस में ये सारे टॉपिक आपके भी हैं जो कि पीजीटी में है, तो फिर प्रॉब्लम यहीं पर क्रिएट हो जाती थोड़ी सी। बाकी हाँ, जहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा हो उसको स्किप करके ही पढ़ना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल श्योर है कि वो लेवल नहीं रहेगा जो पीजीटी का लेवल रहेगा। आसान ही आएगा, बट कौन सा आएगा नहीं आएगा ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो जहां बहुत प्रॉब्लम हो उन सवालों को आप छोड़ दीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 तो एकदम लैब असिस्टेंट के लिए इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ जिनका पीजीटी है वो उसको देखें, उस तरह के सवाल अदरवाइज छोड़ दीजिए। ठीक है, हाँ, बाइप्रिज्म का फार्मूला क्यों नहीं यूज हुआ, ये जो शिफ्ट का केस होता है ये इंटरफेरेंस के केस में होता है। अब ये इंटरफेरेंस आप बाइप्रिज्म का लीजिए या आप स्लिट का लीजिए, बात ये है यहाँ पर कि इस बीटा से ये बीटा हो गया कैंसिल। अगर इसी सवाल में आपसे कहीं ये वाली चीज या ये वाली चीज या ये वाली कोई चीज पूछ लेते, तब तो आपको ये काम करना ही पड़ता, फिर आप बीटा से बीटा को कैंसिल नहीं करते, फिर कुछ और आप करते। तो यहां पर ये नहीं कर सकते कि फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का केस यूज नहीं हुआ है, बस ये है कि हाँ, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के केस में भी और इस यंग के डबल स्लिट में भी हमारा ये एक्सप्रेशन यहीं पर रिड्यूस होकर आता है, उसके बाद सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें क्या कह रहे हैं, हाँ, इस सवाल में भी एक मिस्टेक है, देख लीजिए, बहुत भारी मिस्टेक है इसमें। तो इसमें कह रहे हैं कि अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ ऑफ 6500 एंगस्ट्रॉम is used to obtain the interference fringes in a Young's double slit experiment। सवाल को ध्यान से देखिए, a beam of light consisting of two wavelength,
दो वेवलेंथ की बात कर रहे हैं और एक ही वेवलेंथ इन्होंने दिया हुआ है। इंटरफेरेंस पैटर्न जो मिलता है उसमें करें दो वेवलेंथ यूज होगा, एक तो 6500 एंगस्ट्रॉम वाला है, दूसरा वाला कौन सा लाइट यूज किया था इन्होंने, वो इन्होंने दिया ही नहीं। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। स्क्रीन पर आप ऐसे बना लीजिए, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमम है, यहां पर स्लिट आपका S1 और S2 है। एक बार यहां से दोनों से पास किया था ये वाली लाइट को, तब यहां पर कुछ आपको फ्रिंज पैटर्न मिला था, और एक बार दूसरी वाली लाइट जो थी उसको यूज किया था, तब उसका भी कुछ फ्रिंज पैटर्न मिला था। और अगर अलग अलग वेवलेंथ होगा तो अलग अलग मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन भी आएगी, क्योंकि आपको पता है कि nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन डी एन लैम्डा अपान में डी। तो अगर हम ब्राइट की ही खाली बात करें तो आप देखिए लैम्डा की वैल्यू को आप बदलेंगे तो एक्स की पोजीशन आपकी बदल जाएगी। मतलब अगर ये वाला वेवलेंथ लेते हैं तो अलग पोजीशन आएगी तीसरे ब्राइट चौथे ब्राइट की, और दूसरा वेवलेंथ लेते हैं तो उसका तीसरा चौथा पांचवा अलग जगह पर आएगा, लैम्डा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे करें कि व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम व्हेन द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ वेवलेंथ क्वांसाइड। जो दोनों वेवलेंथ की बात हो रही है, उन दोनों वेवलेंथ की वजह से जो ब्राइट हैं वो आपस में क्वांसाइड हो रहे हैं। कौन कौन से ब्राइट क्वांसाइड हो रहे हैं ये सवाल में नहीं दिया है, बट ये बोल रहे हैं कि हाँ इस सेंट्रल वाले से सबसे नजदीक वाली जगह पर बताना है जहां पर दोनों के ब्राइट जो है क्वांसाइड कर रहे हैं, वो डिस्टेंस कितनी होगी। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट इज 2 मिलीमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मिलीमीटर है, स्मॉल डी 2 मिलीमीटर। और आगे क्या है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेन ऑफ द स्लिट, स्लिट की लेन एंड द स्क्रीन इज 120 सेंटीमीटर। इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आपको ये कैपिटल डी दिया है, आपको स्मॉल डी दिया हुआ है। यहां पर कहीं पर क्या हो रहा है कि दोनों अलग अलग वेवलेंथ के ब्राइट फ्रिंजेज आपस में क्वांसाइड कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर कर रहे होंगे। सबसे जो पहले वाला करेंगे वो वाली डिस्टेंस आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है कि कहां पर दोनों के ब्राइट यहाँ पर क्वांसाइड करेंगे। अब कौन सा वाला ब्राइट क्वांसाइड करेगा ये भी नहीं पता चल पा रहा है, और एक ही वेवलेंथ आपको सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक आपके पेपर में बहुत ही डरावना है, और यहाँ पर हम आपको अब बता दे रहे हैं कि ये 6500 के बाद जो दूसरा वाला वेवलेंथ होगा वो 5200 एंगस्ट्रॉम होगा, तब जाकर के आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम आपको ये कहेंगे कि जब क्वेश्चन आप लिखिएगा तो वो चीज सही कर लीजिएगा। लैम्डा 1 आप ले लीजिए कितना, लैम्डा 1 आप ले लीजिए 6500 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा 2 आप ले लीजिए 5200 एंगस्ट्रॉम। ये दो वेवलेंथ की लाइट बारी बारी से यूज की गई। ठीक है, मान लीजिए कि लैम्डा 1 वेवलेंथ का जो N1 ब्राइट था और लैम्डा 2 का जो N2 वाला ब्राइट था, ये दोनों आपस में क्वांसाइड कर रहे हैं। मान लीजिए कि लैम्डा 1 वेवलेंथ वाली लाइट जो थी उसका N1 नंबर वाला जो ब्राइट था वो, और जो लैम्डा 2 वाले का N2 नंबर वाला ब्राइट था, वो दोनों आपस में क्वांसाइड कर रहे हैं सबसे नजदीक। तो कैसे निकलेगा यहां से, जब क्वांसाइड करते हैं तो क्या होता है, जनरल पाथ, ब्राइट का पाथ डिफरेंस क्या होता है। अगर आप ब्राइट के लिए बात करें, पाथ डिफरेंस की बात करें, तो पाथ डिफरेंस क्या आता है यहाँ पर, एक्स डी अपान में कैपिटल डी, ये जनरल पाथ डिफरेंस। ठीक है, और इस वाले केस में अगर लिखेंगे, इस वाले केस में लिखेंगे तो N1 ब्राइट के लिए ये हो जाएगा N1 लैम्डा 1, ये पाथ डिफरेंस। इस वाले के केस में जनरल पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका N2 नंबर वाला ब्राइट और लैम्डा 2 वेवलेंथ की लाइट है। ये दोनों मान लीजिए ये वाला ब्राइट, इसका ये ब्राइट और इसका ये ब्राइट आपस में क्वांसाइड कर रहा है, तो दोनों का पाथ डिफरेंस आपस में इक्वल होगा, इसलिए दोनों का लोकेशन वहां पर सेम मिलेगा। तो इन दोनों को हम आपस में इक्वेट कर लेंगे। तो जैसे ही आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे, N1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू N2 लैम्डा 2, और आप यहां से चाहे तो निकाल सकते हैं क्या, N1 अपान N2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपान में लैम्डा 1। लैम्डा 2 है आपका 5200 और ये है 6500, कैंसिल हो जाएगा, 4 अपान 5 आ जाएगा। 13 से डिवाइड कर लीजिए, 30 से डिवाइड कर लीजिए, 4 अपान 5 आ जाएगा। यानी N1 अपान N2 इज इक्वल टू 4 अपान 5। इसका क्या मतलब हुआ, और N1 का मतलब क्या है, N1 का मतलब है लैम्डा 1 वाले का जो ब्राइट क्वांसाइड कर रहा है लैम्डा 2 वाले की जिस ब्राइट के साथ, उसका नाम N2 है, और N1 अपान N2 की वैल्यू आई है 4 अपान 5। इसका मतलब आप चाहे तो इनका एक गुना कर लिया 4 अपान 5, आप इनका 2 गुना कर लीजिएगा तो 8 अपान 10 आ जाएगा। मतलब समझिएगा, कहने का मतलब कि लैम्डा 1 वेवलेंथ का ये लैम्डा 1 वेवलेंथ का जो फोर्थ ब्राइट है वो लैम्डा 2 वेवलेंथ के फिफ्थ ब्राइट के साथ क्वांसाइड कर रहा है। क्योंकि क्वांसाइड वाली कंडीशन में आपने माना ना कि लैम्डा 1 का N1 और लैम्डा 2 का N2 आपस में क्वांसाइड कर रहा है, ये बात आपने पहले ही माना है।
कि लैम्डा 1 का n1 और लैम्डा 2 का n2 आपस में कोइंसाइड कर रहा है, तो उसके हिसाब से आपने इसको सॉल्व किया, यहां पर आपको ये रिजल्ट मिला। इसका मतलब ये हुआ n1 अपान n2 इक्वल टू 4 अपान 5, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि लैम्डा 1 का फोर्थ वाला और लैम्डा 2 का फिफ्थ वाला ये दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, और आप इनका 2 गुना करिएगा तो लैम्डा 1 का क्या, लैम्डा 1 का ये 8वां वाला और लैम्डा 2 का 10वां वाला ये फिर से आपस में कोइंसाइड करेंगे। लैम्डा 1 का 4th, लैम्डा 2 का 5, लैम्डा 1 का 8th, लैम्डा 2 का 10, लैम्डा 1 का 12, लैम्डा 2 का 15, ये सब आपस में कोइंसाइड करेंगे। बट हमें सबसे मिनिमम वाली बात करनी थी, तो सबसे पहला केस यही बनेगा कि n1 अपान n2, n1 जो है वो लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग था और n2 जो है वो लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग है, मतलब लैम्डा 1 वाले का n1 यानी कि चौथा वाला और लैम्डा 2 का जो 5वां वाला होगा वो दोनों आपस में यहां पर कोइंसाइड करेंगे। तो आपको इसकी लोकेशन बतानी है, आपको जहां पर दोनों कोइंसाइड करेंगे वो लोकेशन बतानी है। तो वो लोकेशन कैसे मिलेगा, या तो आप लैम्डा 1 वाले का फोर्थ वाले ब्राइट का पोजीशन निकाल लीजिए और वहीं पर बनेगा लैम्डा 2 वाले का फिफ्थ वाला ब्राइट, तो उसकी पोजीशन निकाल लीजिए। यानी या तो आप लैम्डा 1 वेवलेंथ यानी कितना 6500 एंगस्ट्रॉम, या तो इस वाली लाइट का आप निकाल लीजिए फोर्थ ब्राइट का पोजीशन, वो आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। या तो आप लैम्डा 2 यानी कि 5200 एंगस्ट्रॉम वाली जो लाइट है उसका फिफ्थ वाला भी वही सेम बनेगा, कोइंसाइड कर रहा है ना, फिफ्थ वाले ब्राइट का पोजीशन निकाल लीजिए। दोनों ही केस में पोजीशन सेम ही आएगा और वही आपके इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो उसी जगह पर बनेंगे और वही जगह की डिस्टेंस हमें सेंट्रल पॉइंट से चाहिए थी। ठीक है, तो यहां से आप यही निकाल लीजिए, डी एन लैम्डा, ये फार्मूला होता है ना, एक्स एन इक्वल टू होता है डी एन लैम्डा अपान में डी, लैम्डा मतलब लैम्डा 2 और एन मतलब n2, कितना है n2 आपका ये 5, तो ये हो जाएगा आपका 5, कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है 120 सेंटीमीटर, तो 120 सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई करके, तो कैपिटल डी हो गया और एन मतलब 5वां वाला ब्राइट और लैम्डा मतलब कितना, लैम्डा मतलब 5वां वाला किसके लिए था, ये 5200 के लिए, तो ये 5वां वाला हो गया और ये 5200 एंगस्ट्रॉम है, तो इसको आप 10 की घात -10 और गुणे 2 करेंगे, सॉरी मीटर में कर रहे हैं तो 10 घात -10 करेंगे, मीटर में आ जाएगा। और अपान में हो जाएगा स्मॉल डी का मतलब है 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर का मतलब 2 गुणे 10 की घात -3 करेंगे तो मीटर में आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा आप सॉल्व कर लीजिएगा। पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा कितना, ये सॉल्व करने के बाद जो मीटर में आ रहा है उसको आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करिए तो 1.56 मिलीमीटर इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1.56 मिलीमीटर, ऑप्शन में 1.55 दिया है तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है। और आप चाहे यहां से निकालिएगा तब भी, आप चाहे यहां से इस वाली लाइट का फोर्थ वाले ब्राइट का पोजीशन निकालिएगा, क्योंकि दोनों एक ही जगह पर बने हुए हैं, तब भी आपका सेम आंसर आएगा 1.56। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन अ थिन क्वार्ट्ज प्लेट कट विथ पैरेलल फेसेस पैरेलल टू दी ऑप्टिक एक्सिस। आपको पता है ये जो हमारा ये वेव प्लेट है, इसको ऐसा काटा गया है कि इसका जो ऑप्टिक एक्सिस है वो ये है, किसके पैरेलल है, कट पैरेलल प्लेट कट विद द फेसेस पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस, ऐसा काटा गया है कि ऑप्टिक एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल इसका फेस ये आपको मिल रहा है। ठीक है ना, आपने इसको वो क्वार्टर वेव प्लेट में हम जब सर्कुलरली और इलिप्टिकली पोलराइज लाइट की बात कर रहे थे तब भी ये चीजें आ रही थी, तो ऐसा था। ये मान लीजिए हमारा ये प्लेट हो गया, ठीक है, ये कैसे था, गड़बड़ हो गया, ठीक है, ऐसे। तो यहां पर ये हमारा हो गया ऑप्टिक एक्सिस। ठीक है, आगे करें, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ ऑर्डिनरी मतलब ओ रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि ई रे लाइट इफ द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ टू इंसिडेंट लाइट मेक्स 30 डिग्री विद द ऑप्टिक एक्सिस। मतलब जो लाइट इधर से आप डाल रहे हैं, कोई मान लीजिए प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है, इधर से कोई प्लेन पोलराइज लाइट आप डाल रहे हैं। अब आप बताइए इधर से जो प्लेन पोलराइज लाइट जा रही है वो जैसे इस मटेरियल के अंदर जाएगी,
इस मटेरियल के अंदर जाने पर वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी, एक बन जाएगा ई रे और एक बन जाएगा ओ रे। और अगर आपको याद हो कि जो ई रे होता था वो ऐसे ही सीधे चला जाता था, उसमें इस तरह के वाइब्रेशन हुआ करते थे। इसका मतलब कि ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल वाइब्रेशन ई रे होता है ना। और जो ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले वाइब्रेशन होते हैं वो आपका ओ रे होता है। और आपका ये है ऑप्टिक एक्सिस, आपने इसके ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट इंसिडेंट करी है और जिसकी वाइब्रेशन किधर है, जिसका वाइब्रेशन जो है वो क्या कर रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है इस ऑप्टिक एक्सिस के साथ में। मतलब जो आपकी ये लाइट जा रही थी इंसिडेंट प्लेन पोलराइज लाइट, उसके जो वाइब्रेशन का डायरेक्शन है, वाइब्रेशन का जो प्लेन है, वो आपकी इस ऑप्टिक एक्सिस के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर आपको याद हो जब हम सर्कुलरली पोलराइज लाइट की बात कर रहे थे तो हमने जो इधर से लाइट पास कराया था वो लाइट कुछ ऐसे निकल के जा रही थी और फिर ऐसे पड़ी हुई थी, फिर यहाँ 45 डिग्री का एंगल बना हुआ था, इसके एम्पलीट्यूड को हमने ई नाम दिया था और ये ई का हमने एक कंपोनेंट इधर निकाला और एक कंपोनेंट इधर निकाला, 45 ये 45 ये, तो ये वाला कंपोनेंट आपका हो गया ई कॉस 45 और ये वाला कंपोनेंट आपका हो गया ई साइन 45। साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम थी, इस वजह से ये एम्पलीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड सेम हो गया। और ये ऑप्टिक एक्सिस आपका था, तो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल जो आपने कंपोनेंट निकाला था वो आपका ये हो गया था ई रे का एम्पलीट्यूड, और ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो आपने कंपोनेंट निकाला था ये आपका हो गया था ओ रे का एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो आपको इंटेंसिटी भी मिलेगी। तो यहां पर इस सवाल में ऑप्टिक एक्सिस के बिल्कुल 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट जा रही है। तो अब जरा बताइए, अगर आप इसका कंपोनेंट निकालें, दो कंपोनेंट इस लाइट का जिसका एम्पलीट्यूड आप मान लीजिए अभी इलेक्ट्रिक वेक्टर का एम्पलीट्यूड ई है, इसका दो कंपोनेंट आप निकालिए, एक इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये आपका ऑप्टिक एक्सिस वाला डायरेक्शन है। तो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल जो कंपोनेंट आएगा वो तो आपका ई रे होता है और ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा वो आपका ओ रे होता है। तो यानी इधर आपको मिलेगा ओ रे का एम्पलीट्यूड और इधर आपको मिलेगा ई रे का एम्पलीट्यूड, है ना। और ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा, ओ रे वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू है ई, तो ये हो जाएगा ई, और ये आपका थीटा इधर बन रहा है 30 डिग्री, तो इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई साइन 30 डिग्री, और इधर की तरफ कितना हो जाएगा, ई कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू होता है √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो e/2 बन जाएगा। मतलब ई रे और ओ रे का आपने निकाल लिया एम्पलीट्यूड। और आपसे सवाल में क्या पूछ रहे थे, आपसे पूछ रहे थे फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज, और किसका किसका नाम पहले किसका लिया हुआ है, पहले ओ रे का फिर ई रे का। तो ओ रे की इंटेंसिटी अपान ई रे की इंटेंसिटी इज इक्वल टू ओ रे का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपान ई रे के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ई रे के एम्पलीट्यूड का ये हुआ स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर अपान 4 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 3 ई स्क्वायर अपान में 4। कुछ उल्टा तो नहीं हो रहा है, ये 30 डिग्री ऑप्टिक एक्सिस के साथ बन रहा था, तो ई रे में आपको मिला ई इंटू √3/2 ई रे में, और ओ रे में आपको मिलेगा ई साइन 30 यानी e/2, और अब ओ रे अपान में ई रे करना है, तो ओ रे अपान ई रे मतलब e/2 होल स्क्वायर और √e अपान 2/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो देखिए ई स्क्वायर अपान 4 और यहाँ से आएगा 3 ई स्क्वायर अपान में 4, तो ई स्क्वायर अपान 4 ई स्क्वायर अपान 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 अपान में क्या 3, 1 रेशियो में 3 आएगा। ये उल्टा कैसे हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया इसमें, ठीक है। तो आंसर तो ये आ रहा है कि उन्होंने पहले ओ रे बोला था और फिर इन्होंने ई रे बोला था, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, फाइंड द एक्सट्राऑर्डिनरी रे इफ द प्लेन ऑफ वाइब्रेटिंग ऑफ द टू इंसिडेंट लाइट मेक्स 30 डिग्री विद द ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है, ऑप्टिक एक्सिस के साथ 30 डिग्री का ये एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर तो 1:3 ही आ रहा है, इस हिसाब से हमारे हिसाब से इसका आंसर 1/3 ही आएगा, और 1/3 इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने 3:1 दिया हुआ है। ठीक है, 1:3 इसका आंसर आ रहा है, उल्टा कर दिया इन्होंने। तो तरीका यही है, आप एक बार चेक कर लेंगे
ये जो इंसिडेंट लाइट थी जो कि कॉम्बिनेशन थी ई रे और ओ रे की, वो जो है ऑप्टिक एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही थी। ठीक है, तो ये कंपोनेंट अगर आपका थीटा हो गया, अगर उस साइड थीटा हो गया तो इस साइड क्या हो जाएगा आपका, यानी अगर हम कॉस इधर 60 भी लिखते तब भी वही बात हो जाती। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, यही आ रहा है, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 2-3 सवाल अभी और हैं, टोटल 10 क्वेश्चन आए हुए थे आपके प्रीवियस ईयर में। अब ये सवाल बहुत ही आसान है, इसमें देख लीजिए, कैलकुलेट द मिनिमम थिकनेस ऑफ द ग्लास ऑफ द प्लेट। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि आपको प्लेट का नाम नहीं दिया, इस सवाल में प्लेट का नाम नहीं दिया इन्होंने कि हाफ वेव प्लेट की बात हो रही है कि फुल वेव प्लेट की बात हो रही है कि क्वार्टर वेव प्लेट की बात हो रही है, और ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, सवाल भी इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इस सवाल को हाफ वेव प्लेट मान के चलेंगे तब आप अपने आंसर की तरफ पहुंचेंगे, अदरवाइज आपको पता ही नहीं है कि कौन से प्लेट की बात हो रही है, सिर्फ आपको म्यू ओ म्यू ई ये सब दे दिया है, लैम्डा आपको दे दिया है। तो आपने वेव प्लेट के केस में ये पढ़ा हुआ है कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस डेल्टा म्यू इज इक्वल टू, अगर हाफ वेव प्लेट है तो लैम्डा बाई 2, क्वार्टर वेव प्लेट है तो लैम्डा बाई 4, फुल वेव प्लेट है तो लैम्डा। तो ये सवाल में मेंशन ये करना भूल गए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हाफ वेव प्लेट रहेगा इस सवाल के अंदर, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डेल्टा म्यू का मतलब म्यू ओ और म्यू ई का डिफरेंस कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर डी हो जाएगा, और ये आपका लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो थिकनेस आपको निकालना, तो डी इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 म्यू ओ और म्यू ई का डिफरेंस। बस सबकी वैल्यू रख लीजिए, लैम्डा की वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो इसको हम 10 पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में आएगा, ये हो जाएगा आपका 2 म्यू ओ और म्यू ई का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस करेंगे 1.562 1.552, तो डिफरेंस करेंगे तो 0.010 आएगा, 0.0, ये 62 है, ये 52 है, तो 10 आ जाएगा, यानी कि 10 आएगा। ठीक, सॉल्व कर लीजिए इसको, 2 से इसको कैंसिल करिए, 3 आ जाएगा, तो 3 इंटू ये 30 और ये -10 कितना हो जाएगा, 10 पावर -7, और ये जो 0.010 है इसको अगर हम 1.0 करें तो ये 10 पावर -2 नीचे से देगा, जो कि ऊपर जाके प्लस बनेगा, तो 3 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, माइनस में 5, और ये पूरा कैलकुलेशन हम मीटर में कर रहे थे, तो 3 इंटू 10 पावर -5 मीटर, यानी कि इसमें देखिए इन्होंने एक्चुअल में मीटर में जो पूरा मीटर लिखा हुआ ना, इसको सेंटीमीटर अगर ये लिखते तब इसका आंसर आता, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 10 पावर -3 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, बट इन्होंने सारे ऑप्शन मीटर में दिए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सवाल में ये आंसर आएगा, बाकी इनका ऑप्शन देख लीजिएगा, मीटर सेंटीमीटर का मामला है, कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, ये फार्मूला आपको पहले से पता है कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस और यहाँ पर वेव प्लेट के अकॉर्डिंग होगा, इन्होंने मेंशन नहीं किया था, हाफ वेव प्लेट आपको लेना पड़ेगा तब आंसर आएगा, क्वार्टर वेव प्लेट लेंगे तो वो भी नहीं आएगा, जो आ रहा है बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि लैम्डा के अपान में 4 आ जाएगा, तो फिर उस हिसाब से आंसर मैच नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इन अ रिलेशन टू अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, ग्रेटिंग का सवाल है, 5 इंटू 10 पावर -3 लाइन्स पर सेंटीमीटर, तो ये बताइए कि 5 इंटू 10 पावर 3 लाइन्स पर सेंटीमीटर है, तो नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर एन डैश, ये 5 इंटू 10 पावर 3 हो जाएगा, इतनी लाइन्स पर सेंटीमीटर ये होता है आपका एन डैश, जो कि ग्रेटिंग एलिमेंट के बिल्कुल अपोजिट होता है। वेवलेंथ आपको लैम्डा की वैल्यू गिवन है कितनी, 6 इंटू 10 पावर -5 सेंटीमीटर। आपको हाईएस्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम जो दिखाई देगा वो बताना है, तो ग्रेटिंग का इक्वेशन E प्लस टी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है, और हाईएस्ट ऑर्डर ही पूछा जाता है जनरली, तो हाईएस्ट ऑर्डर के लिए ये वैल्यू हाईएस्ट लेनी पड़ेगी, साइन 90 की वैल्यू 1 कर लेंगे तो n की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी, तो हाईएस्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम n मैक्सिमम इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा ग्रेटिंग एलिमेंट E प्लस डी और अपान में लैम्डा, और E प्लस डी की अगर हम बात करें तो E प्लस डी इज इक्वल टू कितना होता है, ये आपका होता है 1 अपान एन डैश, यानी 1 अपान ई प्लस डी को हम एन डैश बोलते हैं, बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपान में ये एन डैश और इंटू में लैम्डा, यानी 1 अपान एन डैश की वैल्यू रख लीजिए 5 इंटू 10 पावर 3, और लैम्डा की वैल्यू कितनी, ये 6 इंटू 10 पावर -5, 6 इंटू 10 पावर -5, ये आपको मिलेगा सेंटीमीटर में। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 5 और 6 30 हो जाएगा, एक 0 आएगा, 10 पावर ये आपका 3, और एक और 10 पावर 4, 10 पावर 4 ऊपर जाके कितना बनेगा, यहाँ पर 10 पावर -1 ऊपर जाके 10 बनेगा, तो 10 अपान में 3 आएगा, डिवाइड करेंगे 3.3 आएगा, बट ऑर्डर ऑफ जो स्पेक्ट्रम होता है वो एक इंटीग्रल नंबर होता है, और हमने बताया था कि डिवाइड करने पर ऐसा कई बार होगा कि इंटीग्रल नंबर नहीं मिलेगा, तो जो कंप्लीट नंबर है बस उतना ले लीजिए, बाकी डेसिमल वाले छोड़ दीजिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना, 3, तो मैक्सिमम 3 ऑर्डर के स्पेक्ट्रम आपको दिखाई देंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन क्या है,
light a wavelength 6000 angstrom falls normally on a straight slit of 0.1 millimeter. Calculate the angular width of the central maximum screen that is 1 meter away, that is seen 1 meter away. मतलब आपको एंगुलर विड्थ निकालनी है सेंट्रल मैक्सिमा की सिंगल स्लिट के केस में. तो अब 2 थीटा इक्वल टू, अब तो याद ही होगा, 2 लैम्डा अपान में ई. अब इसको लिख लीजिए 2 और लैम्डा की वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10 पावर माइनस 10 कर लीजिएगा, मीटर में आएगा. ठीक है ना, सॉरी ये आप मीटर में करेंगे तो इसको भी मीटर में लिखना पड़ेगा. तो ये हमने मीटर में कर लिया, और ये जो 0.1 है मिलीमीटर में, तो उसको भी मीटर में लिख लीजिए. 0.1 इंटू मिलीमीटर को 10 पावर माइनस 3 कर लिया मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में कैंसिल हो गया. ये एंगल है, एंगुलर विड्थ है, तो रेडियन में आ जाएगा. अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और ये आपके हो गए 3 जीरोज, और ये आपका 10 पावर माइनस 10, ये ऊपर जाके 3 और 3 6 हो जाएगा. एक यहाँ से बनेगा 0.1 का मतलब 10 पावर माइनस 1, तो माइनस 6 और ये माइनस 7, सॉरी प्लस में 7 हो जाएगा, और प्लस में 7 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 3 आएगा. तो ये हो जाएगा एंगुलर विड्थ 2 थीटा इज इक्वल टू इतना रेडियन, 12 इंटू 10 पावर माइनस 3 रेडियन. ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा. तो बस ये थे आपके ऑप्टिक्स के डरावने PYQs. यानी तो बस आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं. अब आप लोग पढ़ाई करिए और अपना ख्याल रखिए. ठीक है ना, चलिए, ओके, थैंक यू, गुड नाइट.